ठीक है भाई। और हम तुम्हें इस चैप्टर में यूरिया सिंथेसिस तक पढ़ा चुके थे। ध्यान करो, जिस दिन हमने कहा था फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन पढ़ाएंगे, दो पहलू किए थे, एक था बायोकेमिकल एस्पेक्ट, एक था मैकेनिकल एस्पेक्ट। और बायोकेमिकल एस्पेक्ट कहाँ चलता था? लिवर में, जिसमें हमने दो मेन स्टेप बताए थे। पहले तो अमीनो एसिड से अमोनिया निकालते थे जिसका नाम होता था डीएमिनेशन, और इसके बाद उस जहरीली अमोनिया को एक लाख गुना कम जहरीली चीज़ में बदलते थे, अर्थात यूरिया में बदलते थे ऑर्निथिन साइकिल द्वारा। इधर हमने कहा था कि लिवर ने यूरिया बना के ब्लड में छोड़ दी, और तुम ध्यान करो हेपेटिक वेन से होते हुए इन्फीरियर वेना कैवा से होते हुए चली जाएगी कहाँ? किडनी में। किडनी में अब इस ब्लड में से यूरिया छान के पेशाब बनाई जाएगी। 3 स्टेप हुआ करेंगे, कौन कौन से? तो हेडिंग है यूरिन फॉर्मेशन, जिसमें सबसे पहला स्टेप हुआ करेगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। चाहे इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कह दो, क्योंकि ग्लोमेरुलस माने वही तो होता था बोमन कैप्सूल के अंदर टफ ब्लड कैपिलरीज, तो चाहे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कह दो, और चाहे हम तुम्हें बताएंगे इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह दो, बात एक ही है। इसके बाद हम तुम्हें बताएंगे एक शब्द सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, चुनिंदा चीज़ों का पुनर्अवशोषण, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और साथ ही साथ हम तुम्हें बताएंगे जो चीज़ें नहीं फिल्टर हो पाती हैं उनको साइड से कैसे रेनल ट्यूब्यूल के अंदर भेज दिया जाता है। इसके लिए तीसरी हेडिंग का बताएंगे नाम ट्यूबुलर सिक्रीशन। सबसे पहले आज हम बात करेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की, इसको पढ़ाएं। इससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ और बताएंगे, हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन, कि आखिरकार नेफ्रॉन के बनने में कौन कौन सी, नेफ्रॉन की दीवार के बनने में कौन कौन से सेल्स भाग लेती हैं। ऐसा लगता है हमने सबसे पहले अभी बेसमेंट मेम्ब्रेन बना लिए, ठीक है ना, और ये बनाई है थोड़ी सी नेक, और ये जो लूप्स बनाए थे, जो बलियाकार पार्ट बनाए थे, इसको कहते थे पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कन्वोल्यूटेड माने बलय होते हैं। और इसके बाद हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर बताई थी, क्या नाम होता था? इसका नाम होता था हेनले लूप। और हेनले लूप में भी हमने तुमसे कहा था शुरू में थिन पार्ट बनाया और बाद में थोड़ा सा थिक पार्ट बना दिया जाता है असेंडिंग लिम्ब में, और इसके बाद ये पार्ट होता था कौन सा? डीसीटी होता था, ठीक है ना। इस तरह से हम तुम्हें बताएंगे। चूँकि बोमेन कैप्सूल जो होता था, इसके दरवाजे पर जो इसके माउथ के पास जो ब्लड लेके आती थी, अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे, इसका नाम होता है अफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है ना। अफरेंट आर्टेरियोल जब बोमेन कैप्सूल के दरवाजे पहुंचती है तो यहीं पर ब्लड छनेगा। और हम तुम्हें जब टिश्यू पढ़ाते हैं, खासतौर से एपिथेलियल टिश्यू पढ़ाते हैं, तो उस दिन कहा जाता था, समझाया था कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हम 3 प्रकार की सेल्स अरेंज कर सकते हैं। अगर टाइल्स जैसी चपटी चपटी सेल्स बनाई है तो इनका नाम होता था स्क्वैमस एपिथेलियम। और हमने कहा था अगर ऐसा लगता है ईंट का आधा टुकड़ा बिछा दिया, आधा टुकड़ा इसलिए बोल दिया इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, मतलब क्यू लाइक होती है, तो ऐसी एपिथेलियम को कहते थे क्यूबाइडल एपिथेलियम। अगर किसी चादर के ऊपर साबुत ईंटा खड़ा खड़ा ऐसे बिछा दिया तो हमने कहा था लंबी लंबी सेल्स वाली इस एपिथेलियम को कहते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। समझाने के लिए ये कहा था कि इसको तुम सूती धोती मान लो, इसको कंबल मान लो, इसको रजाई मान लो। चाय छाननी है तो किससे छानोगे? सूती धोती से छानोगे। अर्थात जहां डिफ्यूजन का काम होता है वहां हमेशा स्क्वैमस एपिथेलियम बनाई जाती है। कैसी बनाई जाती? स्क्वैमस। और जहां सिक्रीशन का काम होता है वहां ज्यादातर ये वाली बनाई जाती है। और हमने तुमसे ये भी कहा था कि मान लो चोट लगी, खून बह रहा, तुम चाहते हो खून जमीन पे ना टपके, तो सूखी धोती बांधने से खून सोख नहीं पाएगा, मोटी सी रजाई बांधने से वो पूरा खून सोख लेगी। अर्थात जहां एब्जॉर्प्शन होता है वहां पर हमेशा कौन सी एपिथेलियम बनाई जाती है? ये वाली बनाई जाती है, कॉलमनर बनाई जाती है, ठीक है ना। देखो ये बायोलॉजी है, यहाँ कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं चलते, वेरिएशन बहुत कुछ होता है, तो ये फिर मोटा मोटा ज़्यादातर जगह पर लागू हो जाता है, इसलिए ऐसा हम बताते हैं। चूँकि अभी हम तुम्हें बताएंगे कि ये बोमेन कैप्सूल की आउटर वाल है, ये इनर वाल कहलाएगी। चूँकि यही चीज़ें छनेगी अर्थात डिफ्यूजन होगा, इसलिए क्या किया हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसी चपटी चपटी सेल्स बना दी, ठीक है ना। इसी तरह जो इनर वाल होती है ये भी ऐसी चपटी चपटी सेल्स की बनी होगी, अर्थात स्क्वैमस सेल्स की बनी होगी। बस अंतर क्या होता है कि जैसे मेरी हथेली को चपटी सेल मान लो और इसी के ऊपर से अभी गुजरेंगी ब्लड कैपिलरीज, तो अगर ये एक से हथेली को सेल मान लो, इसे ब्लड कैपिलरीज इससे गुजरी तो सिर्फ नीचे वाले सर्फेस से ही चीजें डिफ्यूज होकर हथेली के अंदर आ पाएंगी। तो भगवान ने क्या किया? एक अनुकूलन कर दिया, एडाप्टेशन कर दिया, चपटी चपटी सेल्स पर ऐसे फिंगर लाइक प्रोसेस बना दिए, स्यूडोपोडिया बना दिए। और ये स्यूडोपोडिया बड़ी आसानी से ब्लड कैपिलरी के चारों तरफ ऐसे
चिपक जाते हैं, जिससे चीज़ें ऊपर से, साइड से, दाएं बाएं, नीचे हर तरफ से डिफ्यूज होकर आने लगती है। स्यूडोपोडिया वाली इन सेल्स को चाहो तो पोडोसाइट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पोडोसाइट। तो आउटर वॉल जो होती है ये बनी होती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की, इनर वॉल जो होती है पोडोसाइट्स की बनी होती है। मान लो चीज़ें छन छन के यहाँ आ जाएंगी, अगर यहाँ से इन चीज़ों को फिल्ट्रेट को पीछे नहीं हटाओगे तो और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बंद हो जाएगा। हम तुम्हें एक बात बता चुके थे, भगवान जब भी किसी अंग में किसी भी चीज़ को एक निश्चित दिशा में भेजना चाहते हैं, दीवार हमेशा सिलिएटेड बनाते हैं। तो जो नेक होती है इसकी दीवार में सिलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है और इसलिए बीट करते हैं पीछे की तरफ, जिससे यहाँ के फिल्ट्रेट को पीछे धकेल दिया जाता है। बात आई ये। अभी तुम्हें हम बताएंगे कि हम लोगों में पर डे लगभग 180 लीटर फिल्ट्रेट छन के आता है और 180 लीटर पेशाब तो हम लोग करते नहीं। तो होता क्या है, अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे कि यहाँ पर एक टेफ्टा ब्लड कैपिलरीज होता है, 50 पैरेलल ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है, वो पैरेलल हम यहाँ नहीं बना सकते हैं और ये लौट के वापस चली जाती है। जो लौट के वापस जाती है इसको कहते हैं एग्जिट, माने बाहर जाने का रास्ता, अर्थात इसकी स्पेलिंग ई सुश्रुति, इफरेंट आर्ट्यूल कहते हैं। इफरेंट आर्ट्यूल जो होती है दूसरी साइड आने के बाद ऐसे फिर महीन महीन कैपिलरीज में बदल जाती है और ये कैपिलरीज होती हैं इसी नेफ्रॉन के चारों तरफ ऐसे चिपकी रहती है। एक बना के ऐसी दिखा दी हमने, चिपकी रहती होंगी। तो अब हम ये बताना चाहते हैं कि पीसीटी वो पहला मौका होता है जहां से चीजें एब्जॉर्ब होंगी, वापस ले ली जाएंगी, क्योंकि 180 लीटर कभी पेशाब नहीं करते हम लोग। 180 लीटर मतलब होता है लगभग 1 ड्रम। तो हम तुम्हें बताएंगे कि 99.2% चीजें जो हैं वो वापस ही ले ली जाती है, यानी कि पेशाब बन पाती मात्र 0.8%। इतनी सारा एब्जॉर्प्शन, और जहां एब्जॉर्प्शन होनी वहां कैसी एपिथेलियम होनी चाहिए? कॉलमनर एपिथेलियम होनी चाहिए। तो हम तुम्हें बताएं, जब पुराने जमाने की किताबें जब पढ़ते थे, थोड़ा इसको सीधा बनाने तक जिससे जगह मिल जाए, जब पुराने जमाने की किताबें पढ़ते थे तो उसमें यही कहा जाता था कि पीसीटी की दीवार ऐसी कॉलमनर होती है, क्योंकि यहां से एब्जॉर्प्शन होता है फिल्ट्रेट का। लेकिन हम तुम्हें बताएं यहां अकेले 99.2% चीजें एब्जॉर्ब होनी है, जिसमें से 75 से 80% चीजें यहीं पर एब्जॉर्ब होनी है, मतलब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहीं पर होना है। और जहां बहुत एब्जॉर्प्शन होता है वहां बहुत सरफेस एरिया चाहिए होता है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, इन कॉलमनर सेल्स के ऊपर ऐसे महीन बिलाई और माइक्रोबिलाई बना देते हैं। ऐसी एपिथेलियम जिसके ऊपर बिलाई और माइक्रोबिलाई पाए जाते हैं इसको ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहते हैं। तो इस तरह से यहां पर होनी चाहिए थी, पीसीटी में होनी चाहिए थी ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम। और चूंकि यहां तो ऐसा लगता है जगह ही कम है, तो चपटी सेल बनाओगी तभी तो जगह मिल पाएगी, वरना ल्यूमेन ही चोक हो जाएगी। इसलिए हम तुम्हें कहेंगे डिसेंडिंग बाल से लेकर थिन पार्ट ऑफ असेंडिंग बाल तक जो होती है एपिथेलियम कैसी होती है? सिंपल स्क्वैमस होती है, अर्थात थिन वॉल्ड सेल्स की होती है। और इसके बाद यहाँ पर भी हम जो चीज़ें एब्जॉर्ब करके दिखाएंगे, तो यहाँ पर भी ऐसी होनी चाहिए। लेकिन जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन तो यहाँ हो चुका, यहाँ एब्जॉर्प्शन तो होगा लेकिन उतना एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया की आवश्यकता क्या है? अर्थात भगवान यहाँ सिंपल कॉलमनर तो बनाते हैं मगर बिलाई और माइक्रोबिलाई नहीं बनाते, मतलब ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम नहीं बनाते। ये तो था पुराना कॉन्सेप्ट। बस एनसीईआरटी के अनुसार जहाँ जहाँ कॉलमनर है वो हटा के वहाँ तुम्हें क्यूबाइडल करनी है। कैसी करनी है? क्यूबाइडल कर देनी है। तो तुम समझ पे ना, इस तरह से पहले तो हमने तुम्हें हिस्टोलॉजी बताई। जब तक हम बिगाड़ फिर से बताना कि बोमेन कैप्सूल की आउटर वॉल सिंपल स्क्वैमस की बनी होगी, इनर वॉल जो होती है सिंपल स्क्वैमस तो है लेकिन चूंकि स्पेशल प्रकार की सेल है इसलिए कह दो पोडोसाइट की बनी है। नेक की दीवार कैसी होती है? सिलिएटेड एपिथेलियम का एग्जांपल होती है। और पीसीटी की ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल कहोगे एनसीईआरटी के अनुसार। हेनले लूप से की डिसेंडिंग लिम्ब से लेकर थिन पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब तक सिंपल स्क्वैमस कहोगे, और थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिंक से लेकर डीसीटी तक कैसी कहोगे? सिंपल क्यूबाइडल। होनी कॉलमनर चाहिए थी लेकिन एनसीईआरटी क्यूबाइडल मानती है। ऐसा समझ पाना। तो इस तरह से हमने हिस्टोलॉजी बताई। अब बात आई, देखें चीजें छनती कैसे, इसलिए हमने कहा था हेडिंग का नाम पढ़ाने जा रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अच्छा एक बात बताएं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कह दो चाहे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह दो, देखो ग्लोमेरुलस के अंदर जाके ब्लड छनता है, टफ ब्लड कैपिलरीज के छनता है, इसलिए तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहा जाता है। लेकिन हम तुम्हें बताएं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसलिए कहा जाता है कि जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पॉसिबल हो तो उसके नाम अल्ट्रा लगा दिया जाता है। तो यहाँ बहुत ही महीन चीजें ही छन पाती हैं। चलो एक बार बताएं, जैसे हमने तुमसे कहा था ये है मान लो बोमेन कैप्सूल, और इसके बाद बोमेन कैप्सूल, इसके बाद कौन सा पार्ट आएगा? नेक। और नेक के बाद हमने तुम्हें बताया था अभी ऐसे आएगा पीसीटी, और पीसीटी के बाद हेनले लूप में भी डिसेंडिंग लिम्ब बना रहे हैं, अब बना रहे हैं असेंडिंग लिम्ब की भी थिक पार्ट बना रहे हैं। और इसके बाद इस समय क्या बना रहे हैं हम? डीसीटी बना रहे, और खत्म हो गई कहानी है इसकी नेफ्रॉन की, अर्थात यूनिफेस्टिब्यूल की। अब हमने तुमसे कहा था कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने जा रहा है, क्योंकि इधर से ब्लड बोमेन कैप्सूल को कौन देने आएगी? जो देने आती है उसका नाम अफरेंट आर्ट्यूल बताया था। ध्यान करो जिस दिन किडनी की हिस्टोलॉजी बताई थी
और फिर हमने कहा था अंदर 50 ब्लड कैपिलरीज का 50 पैरेलल ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। चूंकि 50 यहाँ जगह नहीं है इसलिए बनाएंगे नहीं, इसलिए मान लो हम तुम्हें एक ही ब्लड कैपिलरीज ऐसी दिखा रहे हैं। अच्छा, अब हमने तुमसे कहा था 50 ब्लड कैपिलरीज आपस में मिल जाएं तो एक पाइप बन जाता था जिसका नाम था इफरेंट आर्ट्रियोल। जरा सोच के बताओ, इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, तो पता कि जो लेन देन होता है किसकी दीवार से होता है? आर्टरी की, आर्ट्रियोल की, कैपिलरीज की? सिर्फ कैपिलरीज की। और कैपिलरीज की दीवार जो होती है वो भी चपटी चपटी कोशिकाओं की ही बनी होती है जिसको हम लोग ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका इंटिमा कहा जाता था ना। और इधर अभी पोडोसाइट की लेयर तो बना ही चुके जिसमें भी हमने कहा चपटी चपटी सेल्स होती है। तो ऐसा लगता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और बीच में क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इस दीवार के थ्रू हुआ करेगा जिसमें आउटर टू इनर 3 लेयर होती है। इधर से बाहर साइड से जाए तो अब कहोगे एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन और बाहर साइड में पोडोसिटिक लेयर होती है। चूंकि जो ब्लड कैपिलरीज होती है इनकी दीवार इसलिए भी परमेबल होती है कि इनमें माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं। देखो, अगर किसी छन्नी में छेद नहीं होंगे, छलनी में छेद नहीं होंगे तो चाय कैसे जम पाएगी? तो एक तो ब्लड कैपिलरीज की दीवार में तो पोर्स होते हैं, और जो ये पोडोसाइट्स होती हैं, जब भी तुमने देखा हो पापा बाथरूम में टाइल्स लगवाते हैं तो जो मिस्त्री आता है वो टाइल्स का किनारा से किनारा बिल्कुल मिला देता है, सूत से सूत मिला देता है जिससे उनके बीच में दरार न रह जाए। लेकिन बताते हैं जो पोडोसिटिक सेल जब चिपकाई जाती हैं तो इनके बीच में हल्की सी ऐसे दरार रह जाती है। इनको फिल्ट्रेशन स्लिट कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल गोल होती तो फिल्ट्रेशन पोर कह सकते थे, लंबी लंबी दरार जैसी है फिल्ट्रेशन स्लिट कहते हैं। इसलिए यहां से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो लिया करता है ना। इस तरह से हम एक बात बता रहे थे। अच्छा, जब तुम्हें हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था उस दिन ये कहा था कि हमारे हार्ट ने 1 मिनट में जितना भी ब्लड पंप किया है उसका हमें बताओ जरा 15% कहाँ जाता था? स्वयं जाता था। कहाँ जाता था 15%? ब्रेन को जाता था। और हमने ये बताया था कि 10% कहाँ जाता था? स्वयं हार्ट, मान लो ये की हार्ट है, 10% जाता था स्वयं हार्ट की मसल्स को जाता था। और ये उस दिन कहा था कि किडनी को भी जाता है। कितना परसेंट? 20% ब्लड जाता है। ऐसे किडनी को भी ब्लड जाता था, यहाँ से 20% ब्लड। अब हमने तुमसे कहा था मान लो कोई इंसान ये कहता है कि मेरे अंदर 5.5 लीटर ब्लड है, यानी कि 5500 ml ब्लड है, इसका 20% हम देंगे किडनी को कि भाई साहब इस ब्लड में से गंदगी निकाल के छान दो। तो हम तुम्हें बताएंगे, तुम समझ गए 20 पंजे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने ब्लड को किडनी को पर मिनट इतना ब्लड देते हैं छानने के लिए। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास तो 6 लीटर ब्लड है, तो 6 लीटर अगर ब्लड है, 6000 मतलब ml अगर ब्लड है, तो इसका अगर हम 20% निकालेंगे तो आंसर आएगा 1200 ml। तो हम तुम्हें कहेंगे कि इस तरह से हम अपने किडनी को पर मिनट 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर करने के लिए देते हैं। मतलब लगता है कार्डियक आउटपुट का 1/5 ब्लड जो है अपने किडनी को देते हैं छानने के लिए। अब हम जैसे मान लो यहाँ ब्लड आया, तुमसे एक बात कहते हैं जहाँ ब्लड वहाँ प्रेशर। जब जो ब्लड आता है तो तुम एक चीज गौर से देखो कि अफरेंट आर्ट्रियोल होती है थोड़ी चौड़ी, वाइडर होती है, और इफरेंट आर्ट्रियोल जो होती है सकरी होती है। मतलब ऐसा लगता है कि ब्लड आ तो जाता है, उतनी आसानी से यहाँ से निकल नहीं पाता है, जिससे एक यहाँ प्रेशर जनरेट हो जाता है। उस प्रेशर को कहते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और उसकी हम तुम्हें बताएंगे वैल्यू होती है 32 mmHg की। तो जहाँ प्रेशर होगा, अब साइकिल के टायर में अगर ट्यूब में प्रेशर है और स्विच चुबो दोगे तो हवा बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से इसकी वजह से ब्लड और उसमें घुली हुई चीजें छन छन के बाहर आने लगती है। अच्छा, एक बात बताओ, जब हम चाय छानते हैं तो क्या छन के कप में आ जाता है? देखो, पानी छन के आ जाता है, दूध छन के आ जाता है, घुली हुई चीनी छन के आ जाती है, और घुला हुआ नमक छन के आ सकता है। चीटा छन के नहीं आता, चाय की पत्ती छन के नहीं आती, कंकड़ पत्थर छन के नहीं आते। मतलब जब यहाँ से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है तो हर वो चीज छन के आ जाएगी जो ब्लड में सॉल्युबल स्टेट में है, लेकिन जो घुली हुई अवस्था में नहीं है वो नहीं छनेगी। जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तो पार्टिकल नुमा चीजें हैं, तो ये थोड़ी छन के आएगी। तो जो कुछ यहाँ छन के आता है तो इस तरह से छनना शुरू होता है। लेकिन हम तुम्हें एक बात बताते हैं कि सिर्फ ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि हमारा ब्लड शुद्ध पानी जैसा तो है नहीं। उसमें तो तुमने तमाम प्रकार की प्रोटीन सुनी होंगी, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रामिन, फाइब्रिनोजन, और तुम भी जानते हो कि प्रोटीन को अगर पानी में घोल दें पानी गाढ़ा हो जाएगा। अरे भाई, कच्चा मुर्गी का अंडा फोड़ देख लो कैसा लिबलिबा गाढ़ा निकलता है। और जो गाढ़ी चीजें होती हैं उनमें अपनी तरफ पानी सोखने की शक्ति होती है, ऐसे एब्जॉर्प्शन की शक्ति होती है। तो हमारा जो ब्लड होता है उसमें एक कुलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी होता है, और जिसकी वैल्यू हम तुम्हें बताएंगे कितनी होती है। कुलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी होता है और जिसकी वैल्यू हम तुम्हें बताएंगे 32 mmHg की होती है। 32 mmHg की। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था 60 और 32 mmHg होती है। तो ये चीज़ों को अपनी तरफ घसीटने की कोशिश करेगा, पर फिर भी बताओ कौन जीतेगा? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है, ये जीतेगा, जिसकी वजह से चीज़ें छन छन कर यहाँ आना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ जो भी आएगा उसी को कहा था
था ग्लोमेरुलर, उसी कहा था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा था। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या क्या होगा, तो हमने तुमसे कहा हर वो चीज छनेगी जो ब्लड में घुली हुई अवस्था में है, अर्थात ब्लड माइनस, तुम क्या कह सकते हो, ब्लड माइनस क्या नहीं होगा, एक तो ब्लड माइनस कह सकते हो दो चीजें नहीं होगी, ब्लड सेल्स नहीं होगी प्लस प्रोटीन नहीं होगी। देखो हम तुम्हें बताएंगे प्रोटीन तुम भी जानते हो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, पॉलीमर होते हैं, और अगर प्रोटीन ऐसे ही किसी बायो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है तो स्टमक इंटेस्टाइन में हमें पचाने की आवश्यकता क्या थी, तो प्रोटीन भी नहीं चलती है। या तुम्हें पता अगर हम ब्लड में से ब्लड सेल्स हटा दें तो बचे हुए चीज को तो प्लाज्मा कहते हैं। तो चाहो ये भी कह सकते हो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बराबर होता है प्लाज्मा माइनस प्रोटीन। याद आया प्रोटीन। अब हम तुम्हें बताएंगे कि हमने अपने ब्लड को अपने दोनों किडनी को मिला के पर मिनट कितना ब्लड दिया था, तो 1100 से 1200 ml। अगर पुरानी किताबों की वैल्यू मिलानी हो तो लगता है 1250 ml के लगभग दिया था। लेकिन चूंकि सच्चाई तो यह है कि हम ब्लड नहीं चलता, देखा जाए प्लाज्मा में घुली हुई चीजें चलती। हम अपने दोनों किडनी को पर मिनट जितना ब्लड चाहने के लिए देते हैं उसको कहते हैं रीनल ब्लड फ्लो, लेकिन क्षमता तो प्लाज्मा है, तो उसको दोनों किडनी को मिला के जितना प्लाज्मा छानने के लिए देते हैं उसको कहते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो। क्या कहते हैं, रीनल प्लाज्मा फ्लो, जिसकी वैल्यू आधे की लगभग होती है, क्योंकि तुम जानते हो ब्लड में लगभग जो है 55% जो है वो प्लाज्मा होता है, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं ना, लगभग आधा। तो इस तरह से हमने यहाँ कहा। लेकिन अब जैसे जैसे यहाँ फिल्ट्रेट छन के आता है ना, जैसे जैसे फिल्ट्रेट छन के आता है तो यहाँ इकट्ठा होता रहेगा, इकट्ठा होगा तो यहाँ एक प्रेशर जनरेट हो जाएगा और उसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल के अंदर का प्रेशर, मतलब कैप्सूलर प्रेशर, जिसकी वैल्यू हम तुम्हें बताएंगे कितनी होती है, 18 mmHg होती है। कितनी होती है, 18 mmHg होती है। ये अपोज करेगा भाई मेरे पास जगह मत है, अब मत आओ। तो कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि तीन फोर्स यहां काम करेंगे। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बाहर की तरफ लगेगा और ये अपनी तरफ खींचेगा और ये धक्का मारेगा कि हमारी तरफ मत आओ। तो देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फिर होता कैसे है, किस प्रेशर की वजह से होता है, उसको कहते हैं इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो कहोगे ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इधर है, थोड़ा सा नीचे लिख ले, अभी जरूरत पड़ेगी। जो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है वो तुम कहोगे कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और इसका अपोज करेगा कौन, कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसी की दिशा में भी है कौन सा, कैप्सुलर प्रेशर। यानी कि ऐसा लगता है 60 - 32 + 18, ऐसा लगता है 60 - 50 यानी कि 10 mmHg। तो हम तुम्हें बताएंगे कि इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है 10 mmHg, और बताते हैं अगर 10 mmHg इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर है तो हम तुम्हें अभी बताएंगे कि पर मिनट इतना फिल्ट्रेट यहाँ छन के आ जाता है। कितना आता है, 125 ml पर मिनट में छन के आता है, 125 ml पर मिनट यहाँ छन के आता है, इसको छन के आ जाता है। और 125 ml छन के आता है, इसको कहेंगे हम, जब किसी काम को प्रति यूनिट टाइम किया जाता है तो रेट बन जाती है, इसको कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और यहाँ हम प्लाज्मा छानने की कितना दिया था, अर्थात रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना था, तो तुम कहोगे ब्लड जितना होता था उसका लगभग आधा, यानी कि 55%, यानी कि 1200 का 55% निकालेंगे तो लगभग आएगा 650 ml प्लाज्मा दिया था हमने प्रति मिनट छानने के लिए। याद आया, इस तरह की कहानी हुआ करती है। अच्छा कोई पूछे कि 1 मिनट में 125 ml फिल्ट्रेट बन के आता है, अर्थात हमारा प्लाज्मा छन जाता है, बताओ एक दिन में कितना छनेगा। तो हम तुम इससे बताएंगे कि 125 को मिनट है, इसको घंटा में बदलेंगे और गुणे इसमें 24 को गुणा कर देंगे तो लगभग आंसर आएगा 180 लीटर पर डे। इतना फिल्ट्रेट हम लोग छानते हैं। और हमने तुमसे कहा था कि सोचो इतना पूरा का पूरा फिल्ट्रेट यहाँ से पेशाब के रूप में बाहर नहीं निकलता, क्योंकि हम लोग एक ड्रम पेशाब नहीं बनाते हैं। तो कोई पूछे तो पेशाब कितनी बनती थी, तो तुमसे कहा था कि 99.2% चीज़ें तो वापस ही ली जाती है, सिर्फ यूरिन में बदलता है 0.8% चीज़ें। तो इसका मतलब कोई पूछे 1 मिनट में कितनी पेशाब बनती है, तो 1 मिनट में छनता है 125 ml, इसका 0.8%। जब आंसर निकालोगे तो 0 यहाँ आ जाएगा, तो आंसर आएगा 1000/1000, यानी कि आएगा 1 ml पर मिनट के हिसाब से हम लोगों में यूरिन बनती है। तभी हम जल्दबाजी में कह देते हैं हम लोग लगभग 1 बूंद पेशाब बनाते हैं। कोई पूछे नहीं एक दिन में बताओ हम लोग पर डे कितनी यूरिन पास कर सकते हैं, तो 180 लीटर का 0.8% करोगे, 0 बढ़ाया 18 144/1000, 1 2 3 तो हम तुम्हें बताएंगे कि यहाँ पर 1.44 लीटर
लीटर हम लोग पर डे के हिसाब से यूरिन पास करते हैं, अर्थात लगभग 1.5 लीटर। ये बात हमें समझ में आई ना। इस तरह से हमने तुम्हें कहानी बताई तमाम। अब तुमसे यहाँ पर तमाम सारे सवाल पूछे जाएंगे। सवाल ये पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन बताएं इससे पहले एक बात और बता दो कि फिर बताओ टोटल दोनों किडनी को मिला के 1 मिनट में जितना ब्लड दिया था क्या कहा था, रीनल ब्लड फ्लो। दोनों किडनी मिला के हमने 1 मिनट में जितना प्लाज्मा दिया था क्या कहा, रीनल प्लाज्मा फ्लो। और हमने 1 मिनट में छाना जितना उसको क्या कहा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। कभी तुमने हाफ ईयरली एग्जाम की कॉपी देखी हो, मान लो इंग्लिश का पेपर जो है 100 नंबरों का होता था और तुम्हारे नंबर आए उसमें मान लो 50, तो घर वाले कहते थे तुम्हारे इंग्लिश में आधे नंबर आए, पर्चे का आधा अंश आया अर्थात फ्रैक्शन आया। तो एक शब्द होता है जैसे मोल फ्रैक्शन, बिल्कुल वैसे यहाँ होता है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन मतलब होता है कि हे किडनी, हमने तुम्हें टोटल कितना काम करने को दिया था, 650 ml प्लाज्मा दिया था, तुमने उसमें से कितना छान पाए, 125 ml छान पाए। तो इसी को कहते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कहते हैं। अगर हम 100 का गुणा कर दें इसमें तो आंसर परसेंटेज बदल जाएगा। कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर अपने आप लगभग 20% के आसपास निकल जाएगा। इसका फार्मूला ज़्यादातर पूछा जाता है कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का फार्मूला क्या है, तो ये है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और ये क्या है, ये है रीनल प्लाज्मा फ्लो। तो GFR अपॉन RPF जो होता है ये फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का फार्मूला होता है। पास होता है ना। हाँ, बात ये चल रही थी कि जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है तो हमने तुमसे कहा कई चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है। सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि मान लो किसी इंसान में जो इफरेंट आर्ट्रियोल है ये इसमें वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया अर्थात इसका डायमीटर सिकुड़ गया, तो बताओ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा कि कम होगा। तो देखो इसके डायमीटर मान लो सपोज करो कोई अंतर नहीं आया और ये हो गई सक्रिय, ब्लड आ तो जाएगा, निकलने में और दिक्कत होगी, प्रेशर और बढ़ जाएगा। हो सकता है ये 60 वाला प्रेशर बढ़ के 70 हो गया, 60 वाला प्रेशर बढ़ के 70 हो गया तो इफेक्टिव प्रेशर 20 हो जाएगा अर्थात रोज की तुलना में दुगनी पेशाब बनेगी। इस तरह से यहां प्रभाव पड़ेगा। अच्छा कहीं मान लो ये कह दे कि नहीं कुछ भी कर सकते हैं, जैसे हमने कॉन्स्ट्रिक्शन कराया था डायलेशन भी करा सकते हो। मान लो ये कोई कह दे कि इफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर बढ़ा दिया गया तो क्या होगा, ब्लड आएगा बड़ी आसानी से फुस से निकल जाएगा अर्थात जो प्रेशर 60 का होना चाहिए था वो घट के हो सकता 50 रह गया, 60 का होना चाहिए तो घस के 50 रह गया और रिजल्टेंट कितना आया 0 आ गया। तो हो सकता है आज पेशाब बनना बंद हो जाए अर्थात अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बंद हो जाए। तो इसी बिल्कुल तरीके से इफरेंट का आर्ट्रियोल का डायमीटर कम ज्यादा किया जा सकता है, बिल्कुल अफरेंट का भी किया जा सकता है कम ज्यादा। या फिर ब्लड वॉल्यूम की बात है, क्योंकि जितना ज्यादा गुब्बारे में हवा होगी प्रेशर उतना ज्यादा होगा। अगर बहुत ज्यादा पानी पियोगे तो बहुत ज्यादा ब्लड वॉल्यूम हो जाएगा, बहुत ज्यादा पेशाब बनेगी। इस तरह से हमने तुमसे कहा था। ये बात आई कि कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर की ना, हम तुम्हें बताएं इस पर कैसे फर्क डालेगा। जैसे हम तुम्हें बताएं कि अच्छे भले इंसान में मान लो उसका जो लिवर होता है वो एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन प्रोटीन को बनाता है। ये अलग बात है कि ग्लोबुलिन अलग मुद्दा होता है कि वो प्लाज्मा सेल्स बनाती हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। तो हम तुम्हें ये कहना चाहते हैं मोस्ट ब्लड प्रोटीन्स को लिवर बनाता है। और मान लो किसी को हेपेटाइटिस हो गई या लिवर में कैंसर हो गया, उसका लिवर खराब हो गया तो लिवर जो है ब्लड प्रोटीन बनाएगा नहीं, और प्रोटीन नहीं बनाएगी ब्लड पतला हो जाएगा, यानी कि कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाएगा। जो प्रेशर 32 का होना चाहिए था वो हो सकता 22 रह गया हो, यानी कि जो रिजल्टेंट पहले इधर 50 आता था वो हो सकता 40 आ जाए, जो रिजल्टेंट यहाँ 10 आता था वो हो सकता है 20 आ जाए। अर्थात ये इंसान ऐसा लगता है रोज की तुलना में ज्यादा पेशाब करेगा, समझना। तो इस तरह से कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर का भी फर्क पड़ेगा। कैप्सुलर प्रेशर हमने तुम्हें एक बात बताई थी, जैसे मान लो किसी की किडनी को दबा दें ऐसे, चाहे पूरे किडनी को कंप्रेस कर दो या बोमेन कैप्सूल या मेल्पिगियन बॉडी को कंप्रेस कर दो, तो फिर क्या होगा, यहाँ कैप्सुलर प्रेशर बढ़ जाएगा। जो कैप्सुलर प्रेशर मान लो सामान्यतः 18 होना चाहिए तो मान लो कहीं बढ़ के 28 हो गया, मान लो 28 हो गया तो ये रिजल्टेंट दोनों का हो सकता है 60 हो गया, यानी कि यहाँ ये 0 आ गया, हो सकता है आज पेशाब ना बने। ये सवाल एक बार पूछा गया था कि किसी इंसान का ऐसे सामने से एक्सरे किया गया, देखा उसके दोनों यूरेटर में स्टोन है, बताओ इनमें से कौन सी बात सही है। तो देखो मान लो हम डायग्राम बना के दिखा दें, ये है कोई इंसान और समझाने के लिए हमने उसके एक ही किडनी पे समझा रहे हैं, ठीक है। ऐसे दोनों पे होगा, मान लो यहाँ से यूरिन लेके आई और ये ब्लैडर से होते हुए तब जाके कहीं बाहर जाएगी ऐसे यूरिन। अब तुम ये सवाल ये था कि मान लो यहाँ पर पत्थर फंसा है, स्टोन फंसा है। अब देखो इतने डायग्राम के अंदर छोटे कब जगह थोड़ा बाहर बना ले क्या, ऐसे मान लो कि यहाँ यूरेटर है, इसके अंदर यही हमने ऐसे ही बना ली एक नेफ्रॉन, और वो भी ऐसे ही थोड़ा सा बना ली, ठीक है। अब हम ये कहना चाहते थे कि शुरू में मान लो ऐसा लगता था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता रहा और ब्लड छन छन के यहाँ आता रहा, फिल्ट्रेट छन छन के आता रहा और यहाँ
यहाँ आ गया, लेकिन आगे रुकावट के लिए खेद है, तो यहाँ फिल्ट्रेट रुकना बंद शुरू हो गया और उसका बैक फ्लो शुरू हो गया। एक समय ऐसा आएगा जब पूरा का पूरा फिल्ट्रेट पूरी नेफ्रॉन में ऐसे भर चुका होगा। अब यहाँ प्रेशर, कैप्सुलर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा और कैप्सुलर प्रेशर बढ़ जाता है तो रिजल्टेंट जीरो हो सकता है, अर्थात अल्ट्राफिल्ट्रेशन बंद हो जाएगा। तो आंसर था उसको एन्यूरिया हो जाएगी, यूरिन नहीं बनेगा। हाँ, ये थोड़ा हो सकता है यहाँ इन्फेक्शन हो जाए, घाव हो जाए, खून की बूंद आ जाए, तो कहते थे एन्यूरिया के साथ साथ हिमेचूरिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हिमेचूरिया हो जाएगी। इस तरह से हमने तुम्हें बताया अल्ट्राफिल्ट्रेशन खत्म हो गया और इस तमाम सारे हमने क्वेश्चन भी इस पे संबंधित बताए। अच्छा, अब हम तुम्हें एक बात बताएं कि जो चीज़ें छन के आ गई, तो पता जब चाय छानी थी क्या छना था? तो ग्लूकोज, मतलब चाय छानते तो चाय पानी छनेगा, दूध छनेगा, घुला हुआ नमक छनेगा और घुला हुआ जो है चीनी भी तो घुल जाएगी। और तुम जानते हो इस तरह से अल्ट्राफिल्ट्रेशन में ग्लूकोज भी छन जाएगी। और ग्लूकोज जो होता है अगर यहाँ से छन के सीधे पेशाब के रास्ते से बाहर निकल गई, तब तो ये खुलेआम पापा का पैसा नाली में बहाने के बराबर हो जाएगा। भाई एक तरफ ग्लूकोन डी पियो, दूसरी तरफ पेशाब के रूप में बाहर निकाल दो, फायदा क्या हुआ पीने का? तो हम यही बताने चाहते हैं, जा रहे हैं कि जितनी अच्छी चीजें छन जाती हैं, भगवान चाहते हैं इनको पुनः अवशोषित कर लिया जाए, चुनिंदा चीजों का पुनः अवशोषण। इसलिए हेडिंग का नाम है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। री माने पुनः ही तो होता है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन इस हेडिंग का नाम है, ठीक है ना? सुनना जरा, हम तुम्हें एक सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन पढ़ाएं। इससे पहले एक छोटी सी बात और बहुत छोटी सी बताएंगे, बस कौन सी चीज कहां से एब्जॉर्ब हो सकती है। तो यहां से तो कोई बात ही नहीं। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन कहां से होगा? पीसीटी की दीवार से होगा, पीसीटी की दीवार से हुआ करेगा। फिर ये हेनले लूप है और डिसेंडिंग लिम्ब के बाद असेंडिंग लिम्ब की थिन पार्ट और फिर थिक पार्ट, और थिक पार्ट के बाद हमने ये बताई थी डीसीटी, और यहाँ पे जाके कहानी खत्म हो गई थी। तो तुम थोड़ा सा ऐसे जान लो कि जो पीसीटी की दीवार है, इसके लिए एक शब्द है परमेबल टू ऑल। परमेबल टू ऑल, ये सब प्रत्येक चीज़ के लिए परमेबल होती है। जिन चीज़ों के लिए परमेबल नहीं है उन्हें तुम्हें लेना देना नहीं, तुम्हारे सिलेबस में नहीं। वैसे देखा जाए ये सल्फेट आयन और क्रिएटिनिन के लिए जो होती है परमेबल नहीं होती, अन्यथा प्रत्येक चीज़ के लिए परमेबल होती है। इसलिए जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसके लिए कहा जाता है परमेबल टू वाटर ओनली। यहां से क्या वापस लिया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ पानी वापस लिया जा सकता है। और इसके लिए यह कहा जाता है कि लेस परमेबल टू वाटर एंड मॉडरेट परमेबल टू मिनरल्स। ये जो डिसेंडिंग लिम्ब की थिन पार्ट है, यहां से जो है पानी थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब हो सकता है और यूरिया और मिनरल्स ठीक ठीक एब्जॉर्ब हो सकते हैं। लेकिन जो हम तुम्हें बताएं, मेरे जमाने में पढ़ाया जाता था कि जो ये डीसीटी होती थी और थिक पार्ट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब होती थी, दोनों को मिला के हम लोग डाइल्यूटिंग सेगमेंट कह देते थे। क्या कह देते थे? डाइल्यूटिंग सेगमेंट। और ये कहा जाता था कि डाइल्यूटिंग सेगमेंट जो होता है ये पानी के लिए अब पूरी तरह इम्परमेबल हो चुका है। कैसा? इम्परमेबल टू वाटर बट लेस परमेबल टू मिनरल्स एंड यूरिया। तो यहां से लगभग पानी ना के बराबर एब्जॉर्ब हो सकता है। अब हम तुम्हें बताने जा रहे हैं कि कहां से किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है, कहां से किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है। तो तुम जरा एक बात को समझो, जैसे मान लो ये कोई सड़क है, ये कोई सड़क है। अब भाई ये कानपुर में पढ़ा रहे हैं तो कानपुर के ही हमें गली मोहल्ले याद हैं। ऐसे समझो कि ये जो होता है हरी हॉस्टल है। यहाँ पे पीसीटी वाला पोर्शन हरी हॉस्टल से हमने दर्शा दिया, ठीक, और ये है पीसीटी वाला पोर्शन, ऐसे मान लेना। फिर हमने तुमसे बोला ये मान लो गीता नगर के लोग बैठे हैं, अर्थात इनको मान लिया हमने हेनले लूप मान लिया, ठीक। और इसके बाद हमने कहा ये रेलवे क्रॉसिंग के पास के जीटी रोड के पास के लोग हैं, ऐसे समझो, अर्थात ये डीसीटी का। अब यहाँ काकादेव में मान लो ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि भाई लोगों तैयार हो जाओ, सड़क के किनारे किनारे लाइन से खड़े हो जाओ, यहाँ से एक ट्रक गुजरने वाला है और उस ट्रक पे माल लदा है। माल मतलब जैसे हीरा है, सोना है, चांदी है, इस तरह से तमाम उस पर माल पानी है। अब जिसको जो उठाना है ट्रक पे से उठा लेना, बस शर्त यह है कि ट्रक रुकेगा नहीं, धीरे धीरे चलता रहेगा, ऐसे हमने बताया, अनाउंसमेंट कर दिया, ठीक है। तो इस पे हो सकता है यहाँ हीरा लदा हो और हो सकता है इस पे खूब सारा सोना हो, चांदी हो, कोयला हो, समझ गए ना, कुत्ता की पोटी हो, ऐसे तमाम सारे आइटम इसके ऊपर लोडेड हैं। और ये लोग हैं शहरवासी, इनसे कहा गया ट्रक धीरे धीरे रेंगता रहेगा, अर्थात ग्लोब मेडलर फिल्ट्रेट आगे बढ़ता रहेगा, तुम्हें जरूरत की चीजें इस ट्रक में से उतार लेनी है। तो बताओ सबसे पहले मौका किसको मिलेगा? पीसीटी की दीवार की सेल्स को। और पीसीटी की दीवार की जो सेल्स हैं इस ट्रक पे से क्या उतारेंगे?
हीरा उतारेंगे कि सोना उतारेंगे कि चांदी उतार लेंगे कि कोयला उतार लेंगे कि मिट्टी उतार लेंगे कि जो है कुत्ता की पोटी? तो हम तुम्हें बताएं, ज़्यादातर बच्चे कहते हैं कि हीरा उतार लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम मान लो हम ही यहाँ खड़े हों तो हम हीरा नहीं उतारेंगे, हम हीरा तो बूंदों नहीं छोड़ेंगे, 100% यहाँ से वापस ले लेंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सोना भी उतार लेंगे, वो भी तो अच्छी चीज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा चांदी भी उतार लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोयला भी उतार लेंगे, भुट्टा बूझने काम आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी भी उतार लेंगे, घर के सामने गड्ढा भर जाएगा। हाँ, बस एक चीज़ है, अगर नहीं उतारेंगे तो क्या? वो है कुत्ता की पोटी, अर्थात वेस्ट प्रोडक्ट, व्यर्थ की चीज़ें हम नहीं उतारेंगे। बाकी अच्छा, दूसरा एक बात बताओ, यहाँ से जब हम चीज़ें उतारेंगे तो ऐसे मरगिल्ले से उतारेंगे कि बिल्कुल जान लगा के लो पतनी करेंगे, रख रख के आओ, लो रख रख के आओ, लो रख रख के आओ, पूरी ताकत लगा के उतारेंगे चीज़ें। और जब एक्टिवली कोई काम किया जाता है, एनर्जी खर्च होती है, एनर्जी जिसमें काम होती है वो कैसे प्रोसेस करते हैं? एक्टिव प्रोसेस कराते हैं। तो हम तुम्हें बताएंगे ये जो पीसीटी होता है 75% रीअब्जॉर्प्शन अकेले यही हो जाता है। ये अलग बात है कि यहाँ से 100% वापस ले लिया जाता है हीरा। अर्थात हमने तुमसे कहा था कि जैसे औरतों के लिए हीरा बड़ी वैल्यूएबल चीज़ है और इस शरीर के लिए ऐसी ग्लूकोज बड़ी वैल्यूएबल चीज़ है, तो शरीर का हीरा समझो ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज तो यहाँ से 100% रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। साथ ही साथ हम कहेंगे कि मोस्ट जो है यहाँ से अर्थात 70 से 80% यहाँ से चांदी और सोना भी उतार लिया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स भी उतार लिए जाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ से 70 से 80% जो होता है, हमने कहा था कि पानी भी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ज़्यादातर चीज़ें यहाँ से एब्जॉर्ब कर ली जाती है, बात होता है ना, इस तरह से हमने बताया था कि उतार ली जाती है। और तो पीसीटी की दीवार से मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन होता है, मतलब प्रिंसिपल साइट ऑफ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी होती है। यहाँ से चीज़ों का एब्जॉर्प्शन एक्टिवली होता है। कैसे बताया था? एक्टिवली होता है, एक्टिवली होता है। हाँ, कौन सी चीज़ बताई थी नहीं उतारेंगे? हो सकता है धोखे में अपने आप हमारे जूते में चिपक के आ गई हो, कुत्ता की पोटी। कुत्ता की पोटी किसको कहते थे? वेस्ट प्रोडक्ट को। अर्थात यहाँ से जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो अपने आप एब्जॉर्ब हो सकते हैं, वो अपने आप वापस आ सकते हैं, उसमें वो पैसिवली आ सकते हैं, एनर्जी खर्च नहीं की जाएगी। बात समझते ना? इस तरह से हमने तुम्हें एक बात बताई थी, ठीक है। थोड़ी सी बात डायग्राम में असली बता दें तो यही बात थी, ये पीसीटी था और हम तुम्हें बता चुके थे कि यहाँ से 100% ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर लिया गया, ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर लिया गया। 70 से 80% क्या एब्जॉर्ब किया गया था? मिनरल्स अर्थात इलेक्ट्रोलाइट्स। और 70 से 80% क्या एब्जॉर्ब किया गया था? यहाँ से वाटर भी एब्जॉर्ब किया गया था। सब चीज़ एक्टिवली, बस नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट और वाटर। देखो एक बात बता दें, किसी भी सॉल्यूशन में से अगर तुम सारे इलेक्ट्रॉन सॉल्यूट्स बाहर निकाल लोगे तो फिर क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन जो होता है वो डाइल्यूट पड़ जाएगा, और जो डाइल्यूट होता है उसमें से पानी तो अपने आप खिंचा चला आएगा ना। तो जब यहाँ से फिल्ट्रेट में से सारे सॉल्यूट्स निकाल लिए जाते हैं तो फिर जो है पानी अपने आप आ जाता है, यानी कि पैसिवली आ जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि जब एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाएंगे तो हम तुम्हें बताएंगे कि एक्टिव और पैसिव कि डिफ्यूजन शब्द बोला जाता है सॉल्यूट्स के लिए, ठीक है ना। और जब सॉल्वेंट किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होता है तो डिफ्यूजन बोलने के बजाय हम लोग ऑस्मोसिस बोला करते हैं। तो है तो पानी आएगा तो पैसिवली, लेकिन यहाँ ये नहीं कहोगे पानी डिफ्यूजन द्वारा बाहर आएगा, पानी ऑस्मोसिस द्वारा बाहर आएगा। एक बात बताएं, जैसे शोले पिक्चर देखी थी, एक बार जो होता है गब्बर सिंह जो है बीरू को उठा लाए और बसंती नंगे पांव अपने आप दौड़ी चली आई अपने आप। और बीरू का नाम है सोडियम और उनकी पत्नी का नाम है क्लोराइड आयन, दोनों मिल जाएं तो बन जाती नमकीन फैमिली। और तुम जानते हो पानी में घुली हुई अवस्था में तो साल्ट डिसोसिएट हो जाते हैं। तो मतलब ये है कि बीरू को जबरदस्ती उठा के लाया गया था, घोड़ा पे पकड़ के जबरदस्ती, इनकी एनर्जी खर्च करके, मतलब एक्टिवली सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है और बसंती का अपने आप हो जाता है, नंगे पांव चली आती है, अर्थात क्लोराइड आयन का पैसिवली एब्जॉर्प्शन होता है। इस तरह से यहाँ से हम तुम्हें सारा बता चुके। एक बात फिर से थोड़ा सा देख लो, पीसीटी वाली बात हो गई। सवाल ऐसे पूछा जाता है कि जब जो है 100% ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाता है, चलो डायग्राम से बताएं। मान लो ये किसी की किडनी है और तुम जानते हो कि किडनी को जो ब्लड देने जाती हैं उनका नाम रीनल आर्टरी होता है, वापस लाती हैं उनका नाम रीनल वेन होता था। तो यहाँ से रीनल आर्टरी ब्लड देने गई और हम तुम्हें ऐसे ही बता रहे हैं छोटे से डायग्राम में। मान लो ये है रीनल आर्टरी जो ब्लड देने आती है, और इस आर्टरी से आर्ट्रियोल और दुनिया का नाटक होने के बाद मान लो ये रीनल वेन थोड़ी देर के लिए मान लो जो ब्लड वापस लेके आ रही, रीनल वेन ब्लड वापस लेके आ रही। सवाल ये था कि जितना भी ग्लूकोज छना था इधर छन छन के बाहर आया था वो 100% वापस ले लिया गया, यानी कि वो पेशाब में ग्लूकोज मान लो बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो बताओ रीनल आर्टरी की तुलना में रीनल वेन के अंदर ग्लूकोज कम होगा कि ज़्यादा? तो लगता तो है बराबर होना चाहिए, क्योंकि सब सारा ग्लूकोज लौट ही आया तो बराबर होना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। रीनल
रीनल वेन में हमेशा ग्लूकोज की मात्रा कम होती है। ऐसा क्यों होता है? देखो किडनी मान लो स्वीपर का काम करता है, साफ सफाई का काम करता है, इसका मतलब ये नहीं कि स्वीपर खाना नहीं खाएगा, जिंदा नहीं है। तो इसलिए रीनल वेन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, क्योंकि कुछ न कुछ ग्लूकोज स्वयं किडनी सेल से एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेती है। बात समझ रहे हैं? इसी तरह सवाल ये पूछा जाता था कि जब मोस्ट पोटेशियम आयन यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है, पीसीटी की दीवार से एब्जॉर्ब हो जाता है, तो बताओ पेशाब में पोटेशियम आयन आते कहाँ से हैं फिर? तो हम तुम्हें अभी एक हेडिंग पढ़ाएंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन, तब बताएंगे पोटेशियम आयन दोबारा रीनल ट्यूब्यूल में वापस डाल दिए जाते हैं। बात समझो ना? इस तरह से हमने तुमसे कहानी बताई। थोड़ा सा चलो अच्छा पानी का एब्जॉर्प्शन और बता दें कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है। वाटर का जितना भी एब्जॉर्प्शन होता है उसका हम तुम्हें बताएंगे 75%। अरे भाई 70 से 80 को हमने एवरेज कर दिया, तो 75% वाटर तो यहीं से एब्जॉर्ब हो गया। कहाँ? पीसीटी की दीवार से। और हम तुम्हें बताएंगे 5% जो होता है हेनले लूप की दीवार से पानी एब्जॉर्ब होता है। कहाँ से? हाँ, पानी एब्जॉर्ब होता है हेनले लूप की दीवार से। और बचा कितना परसेंट? अगर जितना भी एब्जॉर्ब होता है उसका 80% निपट गया, बचा है 20%। जो 20% पानी होता है वो जो थिक पार्ट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब एंड डीसीटी कहा था, दोनों मिला के कहा था डाइल्यूटिंग सेगमेंट कहा था। चलो अब हम यहाँ डीसीटी ही लिख दे रहे हैं, यहाँ से एब्जॉर्ब होता है। अभी तो हमने ये कहा था कि जो डीसीटी था अर्थात जो डाइल्यूटिंग सेगमेंट था उसकी दीवार तो वाटर इम्परमेबल बताई थी। हाँ, ये इम्परमेबल ही होती है, लेकिन इसको परमेबल बनाया जा सकता है अंडर द कंट्रोल ऑफ एक हार्मोन जिसका नाम कभी किसी को याद आया क्या? एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन की मदद से इसको परमेबल बना दिया जाता है। ऐसे परमेबल होती नहीं है। तो हम तुम्हें ये कहना चाहते हैं कि देखो जो पीसीटी की दीवार है, जो हेनले लूप की दीवार है, यहाँ से जो 70 और प्लस 5% वाटर एब्जॉर्ब होता है वो तो होगा ही होगा, तुम उसमें कुछ कर नहीं सकते हो ना। लेकिन ये जो डीसीटी और थिक पार्ट की दीवार से पानी एब्जॉर्ब होता है, ये तुम्हारे पास विकल्प है, ऑप्शन है। तुम्हारे शरीर को जरूरत हो तो एब्जॉर्ब कर लेना, अन्यथा इसको पेशाब में जाने देना। तो पता जैसे तो हम लोग पैरासाइट पढ़ते थे, ऑब्लिगेट पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट, विकल्पी या परजीवी। फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब होता है तुम्हारे पास विकल्प है। तो इसी तरह हम कहते हैं, चाहो तो तुम यहाँ पर कह सकते हो ये जो दो वाटर होते हैं जिनमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, इनको ऑब्लिगेटरी वाटर या ऑब्लिगेटरी वाटर कहते हैं। और ये वो है जब तुम्हारे शरीर को जरूरत हो तो ही एब्जॉर्ब करना, तुम्हारे शरीर के पास विकल्प है, इसको कभी कभी फैकल्टेटिव वाटर भी कहा जाता है। पास समझना? इस तरह से हमने तुम्हें सेलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन की बात बताई, चुनिंदा चीजों के पुनर्अवशोषण की बात बताई। सब कुछ भूल जाओ तो ऐसे याद रखना कि जो पूरी नेफ्रॉन होती है, रीनल ट्यूब्यूल होती है, उसका जो सबसे पहला वाला पार्ट है वो उसका मुख्य उद्देश्य है न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्ब करना अर्थात खाना। और इसके बाद नंबर आता है पानी का और फिर आता है नमक का। सबसे पहले खाना खाते हैं, पानी पी लेते हैं, बाद में पता करते हैं अरे भाई सब्जी में नमक तो था ही नहीं, तो नाटक बाद में करते हैं, खाना पानी नमक वाला सीक्वेंस होता है। अब बात आई एक चीज है ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्या हेडिंग है? ट्यूबुलर सिक्रीशन एक हेडिंग है। और हम तुम्हें एक बात बताएं, जैसे फिर एक बार वही आ जाओ वापस। कहा था कि जब चाय छानते हैं तो क्या छनता है क्या नहीं छनता है? हर वो चीज छन जाती है जो पानी में घुली हुई अवस्था में होती है, जो पार्टिकल नुमा चीजें होती नहीं छनती हैं। याद आया? तो पता हमारे ब्लड में जो यूरिक एसिड होता है वो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे पानी में बालू होती है, क्रिस्टल्स के रूप में होती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। भाई यूरिक एसिड वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो हम तुम्हें बताएं, और चूंकि यूरिक एसिड अगर यहाँ क्रिस्टल्स के रूप में है तो ये तो गंदी चीज है, वेस्ट प्रोडक्ट है, तो फिर इसको शरीर में होल्ड करने से क्या फायदा? तो इस तरह की चीजें जो हैं तो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए यूजलेस, और बावजूद इसके हम उनको छान नहीं सकते हैं, तो फिर वो यहाँ से होते हुए ऐसे ब्लड में आ जाती हैं और साइड से जबरदस्ती धक्का मार के इनको रीनल ट्यूब्यूल में डाल दिया जाता है। जबरदस्ती माने एक्टिव प्रोसेस होता है। जो अभी सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन बताया था वो दोनों प्रकार का प्रोसेस हो सकता है। वो उसमें एनर्जी खर्च करके भी चीजें एब्जॉर्ब की जाती थी, और कुत्ता की पोटी और पानी तो अपने आप आ जाता था, क्लोराइड आयन। तो वो एक्टिवली पैसिवली दोनों प्रकार का प्रोसेस होता है, जबकि ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑलवेज एक्टिव प्रोसेस होता है। और इस तरह से यहाँ पर हम कुछ पोटेशियम आयन को, कुछ यूरिक एसिड को, कुछ अमोनिया को, हाइड्रोजन आयन को, तमाम चीज़ों को साइड से रीनल ट्यूब्यूल में डाल देते हैं, और इसी साइड से डालने को ही कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। एक्टिव प्रोसेस होता है। जैसे देखो पूरे यूरिन फॉर्मेशन का मुख्य उद्देश्य तो
गंदगी बाहर निकालना है। तो ज़्यादातर गंदगी तो छन छन के बाहर निकल गई थी, लेकिन कुछ गंदगी साइड से भी आ गई थी। ऐसा लगता है जैसे खाना खाने के लिए हम लोगों ने दाल रोटी सब्जी खा ली, लेकिन बाद में हो सकता है कोई लड्डू वड्डू खा लिया। तो जो लड्डू वड्डू खाते हैं वो एक सप्लीमेंट्री फूड कहलाता है, मेन फूड नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है ट्यूबुलर सिक्रीशन को कभी कभी सप्लीमेंट्री मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट भी कहलाती है। बात होता है ना, सप्लीमेंट्री मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन कहलाती है। फिर हमने तुमसे एक बात बताई थी कि इस तरह से कहानी होती है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है, तुम्हें नहीं लगता है कि किसी भी सॉल्यूशन में से अगर हम साल्ट निकाल लें तो उसकी ऑस्मो रेगुलेशन हो जाएगा, उसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन घट जाएगा या बढ़ जाएगा, या पानी मिला दें तो हो सकता है सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाए, नमक निकाल लें तो हो सकता है डाइल्यूट निकल जाए, हाइड्रोजन निकाल लें तो हो सकता है पीएच चेंज हो जाए। इस तरह से हम कहते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो या ट्यूबुलर सिक्रीशन हो, ये हमारे ब्लड का आयनिक बैलेंस बनाने में भी मदद करती है और साथ ही साथ यहाँ की पीएच मेंटेन करने में भी मदद करती है। बात समझ ना, ये कहानी हो गई। कुल मिला के सारा कुछ लेन देन करने के बाद जो कुछ इस नेफ्रॉन से बाहर आया, नेफ्रॉन से बाहर कहाँ आएगा, तो हमने तुम्हें जब किडनी की स्ट्रक्चर बताई थी तब एक शब्द बताया था कलेक्टिंग डक्ट। क्या बताया था? कलेक्टिंग डक्ट में आएगा जो कुछ सबसे पहले, और इसी यहीं पर शब्द बोला जाता है यूरिन। क्या बोला जाता है? यूरिन। तो क्योंकि इसको जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल है या नेफ्रॉन है, इसको कहा ही जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन। इसका मतलब है कि ये सबसे छोटी चीज है वो जो उस काम को करने में सक्षम है जिसको किडनी कर सकता है, अर्थात पेशाब बनाने में एक नेफ्रॉन ही सक्षम है। तो इसलिए इसको पेशाब बनाने की इकाई कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है। तो इसका मतलब जो भी इससे बाहर आएगा वही पेशाब है। तो सबसे पहले कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन शब्द बोला जाता है। पुरानी रमेश गुप्ता जब पढ़ते थे तो वहां गलत दिया जाता था। तो यूरिन के बारे में दो शब्द बताओ कि पहला पॉइंट तो ये बताओ सबसे पहले कहां हो जाता है? कलेक्टिंग डक्ट में। फिर तुम्हें हमें ये बताओ हम पर डे यूरिन कितना पास करते हैं? तो अभी तो कैलकुलेट करके बताया था 1.44 लीटर पर डे पास करते थे, लगभग 1.5 लीटर। और हमने कहा था कि यूरिन की पीएच कौन बताएगा? तो यूरिन की पीएच कितनी होती है? 6, यानी कि स्लाइटली एसिडिक होती है। 2-3 पीएच याद रखना, एक तो सलाइवा की पीएच याद रखना कितनी होती है, और यूरिन की पीएच भी जरूर याद रखना। तो साथ साथ हमने तुमसे कहा था यूरिन जो है कलर कैसा होता है? तो कलर तुमने जानते हो, जो फ्रेश यूरिन होती है, गड्ढे में 5 दिन पुरानी भरी, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल पेल येलो होती है, हल्के पीले रंग की होती है। और तुम जानते हो हमारे शरीर में 2 ही ओरिजिनल कलर होते हैं, एक तो ये काला वाला जिसको मेलानिन कहते हैं, और एक खून में अंदर होता है हीमोग्लोबिन लाल वाला। और ये काला रंग ऐसा होता है कि चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहे भुजंग, बताते हैं कि काला रंग ऐसा, इसमें कोई भी रंग मिला दो तो कोई फर्क नहीं पड़ जाता है। कृष्ण भगवान का रंग काला था, कितने लोग समझ गए होंगे, और लेकिन उनके कलर कोई फर्क नहीं पड़ा उनके कैरेक्टर पे। तो हम ये बताना चाहते हैं, तो ये वाली बात होती, काला रंग जो है डायमंड होता है, हीरा होता है। काले लोग, अरे भाई कार्बन का एलोट्रॉपी तो है हीरा। तो जो लाल रंग होता है उसमें अगर भांत भांत के रंग मिलाओ तो वो बदल जाता है। लाल में तुम सफेद मिला दो, हो सकता है पिंक बन जाए, लाल में तुम हरा मिला दो, ब्लू बन जाए। ये हम जानबूझ के पूछते हैं। हमारे जमाने में फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में सवाल पूछा जाता था कि अगर रेड कलर की लाइट जल रही है, उसको ग्रीन कलर के ग्लास से देखोगे तो बताओ किस कलर की दिखाई देगी? ब्लू कलर की दिखाई देगी। याद आया? इसे बता देते मौज मौज। तो इस तरह से हमने कहा था कलर जो होता है, तो बात ये चल रही थी कि अगर पेशाब का रंग पीला है क्योंकि उसमें यूरोक्रोम नाम का पिगमेंट है, आखिरकार आया कहां से है? तो काले रंग पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में जितने अंटसंट कलर हैं वो सब लाल वाले के ब्रेकडाउन से ही आए हैं। जैसे हम तुमसे कहें कि यूरोक्रोम कहां से आया? बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। बिलरुबिन, बिलबर्डिन जिसकी वजह से ग्रीनिश येलो होता है हमारा बाइल, कहां से आया? बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। जैसे फीकल मैटर में स्टर्कोबिलिन पाया जाता है, कहां से आया? बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ये हीमोग्लोबिन। तो इस तरह से शरीर में लाल और काले के अलावा जितने अंटसंट रंग हैं ये सब संट वाले ब्रेकडाउन से आए, अर्थात हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से आए। इसके बाद जो है कभी कभी तुम देखना जहां लिखा होता है, दीवार पे लिखा होता है यहाँ ना मना है, या लिखा होता है देखो गधा रहा है, तो समझते होगे वहां अगर खड़े हो जाओ तो ऐसा लगता है आंसू आ जाते हैं, खोपड़ी में बदबू चढ़ जाती है। पंजेंट स्मेल यूरिन में किसकी होती है? अमोनिया की होती है। किसमें? अमोनिया की होती है। और जो गड्ढे में 3-4-5 दिन पुराना भरा होता है यूरिन, वो कुछ ज़्यादा ही गाढ़ा हो जाता है, ज़्यादा ही टर्बिड हो जाता है। टर्बिडिटी किसकी वजह से होती है? अमोनियम कार्बोनेट की वजह से होती है। चलो हमें एक सोच के बताओ, अच्छा यूरिन का कंपोजिशन, यूरिन में क्या क्या होता है? तो तुम कहोगे 96% वाटर होता है। हम तुम्हें बताएं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, अर्थात ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं
जिसमें मोर देन 90% वाटर नहीं होता है, सारे होते हैं। चाहे ब्लड का ही क्यों ना पूछा जाए 92% वाटर होता है, चाहे यूरिन क्यों ना पूछा जाए 96% पानी होता है, यहाँ तक कि बॉडी सेल की साइटोप्लाज्म में भी 70 से 90% तक पानी ही सुना होगा ना। तो इस तरह से सारे शरबत में पानी होता है। इसके बाद हमने कहा 96% होता है। इसके बाद हम तुम्हें बताएंगे कि 2.7% यूरिया होती है, 0.3% यूरिक एसिड होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रिएटिनिन और दुनिया भर की चीज़ों की होती है। ये जो कुछ अभी हमने बोला है ये तो सामान्य कंपोजिशन बोला है, नॉर्मल कंपोजिशन बताया। अच्छा हाँ, अगर यूरिन में ग्लूकोज आ जाए तो पहले ही दिन चैप्टर में पढ़ाया था ग्लाइकोसूरिया कहेंगे, कीटोन बॉडी आ जाए कीटोनूरिया कहेंगे। उस दिन ये भी कहा था सिर्फ ग्लाइकोसूरिया हो, इसका सिर्फ कीटोनूरिया हो तो समझ जाना आदमी भूखमरी से ग्रसित है, स्टार्वेशन से ग्रसित है। और अगर कीटोनूरिया के साथ साथ ग्लाइकोसूरिया हो जाए तो हमने कहा था समझ जाना वो डायबिटीज मिलाइटिस से ग्रसित है, अर्थात इंसुलिन डिफिशिएंसी से ग्रसित है। तभी हमने तो बताया था इस तरह से यूरिन की हम कंपोजिशन देकर क्लिनिकल डायग्नोसिस बना सकते हैं। अच्छा पस आ जाए तो जैसे मसूड़े से पस बहता पायरिया, यूरिन में आ जाए पायूरिया, ब्लड आ जाए हिमेटोलॉजी वन स्टडी ऑफ ब्लड, इसको हिमेचूरिया कहेंगे। तो ये जो कुछ शब्द बोल रहे थे ये सब एबनॉर्मल केमिकल कंपोजिशन को दर्शाते हैं। पता प्रेग्नेंट लेडी की महिला के यूरिन में एक हार्मोन भी आने लगता है जिससे प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। क्या कहते हैं उसको? ग्रेविडेक्स टेस्ट। कौन सा हार्मोन आता है? तो HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है। थोड़ी देर पहले एक शब्द देखा था कि हम लोग पर डे कितनी यूरिन पास करते हैं, तो जो यूरिन का वॉल्यूम है वो कई चीज़ों पर निर्भर करता है कि हम लोग पर डे कितनी यूरिन पास करेंगे। ऐसे समझाने के लिए हमने तुमसे कहा कि मान लो हमको पर डे इतने पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब ये पानी हम 3 तरीके से पूरा करते हैं। एक तो हमारे शरीर को जो पानी है वो ऐसा हम पानी को पी के ड्रिंकिंग वाटर के रूप में पानी एब्जॉर्ब जरूरत पूरा करते हैं। साथ ही साथ तुमने कोल्ड ड्रिंक पी होगी, चाहे कॉफ़ी पी होगी, अर्थात लिक्विड और रसीली सब्जी खाई होगी, लिक्विड्स के रूप में भी पानी का शरीर में कहीं ना कहीं पहुँचता है। और साथ ही साथ थोड़ा बहुत हम बताएं तुम ग्लाइकोलिसिस क्रेब साइकिल पढ़ो, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं पानी बनता है, अर्थात मेटाबॉलिक वाटर भी हमारे शरीर में बनता है। तो इस तरह से शरीर को जितनी पानी की आवश्यकता होती है हम 3 तरीके से पूरा करते हैं। इसी तरह से हम अपने शरीर से पानी को बाहर निकालते भी 3 तरीके से हैं। सबसे मेन तरीका तो यही है कि पेशाब के रूप में पानी निकालते हैं। लेकिन तुमने सुना कभी कभी डायरिया हो जाती है, लूज मोशंस हो जाती हैं। तो डायरिया में क्या होता है, जो फीकल मैटर होता है उसकी फ्लूइडिटी ही तो बढ़ जाती है, बहुत सारा पानी निकलने लगता है। तो हम तुमसे कहेंगे कि हम इस तरह से भी पानी को बाहर निकालते हैं। और साथ ही साथ तुम्हें पता हो कि पसीना भी तो निकलता है, स्वेट के रूप में भी पानी निकलता है ना। इसीलिए तुम सवाल पूछा जाता है, जैसे तुम कभी आजमाना कि गर्मियों में हम लोग कम पेशाब करते हैं सर्दियों की तुलना में। क्यों? क्योंकि गर्मियों में इस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है, स्वेटिंग बहुत होती है, पानी उतना ही बाहर निकालना है, तो उस दिन पेशाब कम लगती है। जबकि गर्मियों में पानी पीते ज्यादा है, कंपैरेटिवली पेशाब कम करते हैं। और सर्दियों में सुबह सुबह चाय पी के आते हैं, फिर भी हम देखते हैं लड़के बाथरूम में लाइन लगाए रहते हैं, क्योंकि ये वाला मैटर गायब हो जाता है, स्वेटिंग तो होती नहीं है। जितना भी वाटर लॉस करना है ज्यादातर वो सब यूरिन के रूप में ही होता है। और डायरिया में भी तुमने सुना होगा, तभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि ऐसा करो भाई, पानी को उबाल लो और उसमें जो है थोड़ा ग्लूकोज मिला दो, थोड़ा सा नमक मिला लो या इलेक्ट्रोलाइट्स मिला लो, ORS बना के पीते रहो, जिससे शरीर का निर्जलीकरण ना हो जाए, शरीर का डिहाइड्रेशन ना हो जाए ना। इस तरह से हमने तो बताया था कि अब तुम सोच के देखो, जैसे कहा जाता है वॉल्यूम ऑफ यूरिन किस पर डिपेंड करता है, तो पहला लिखा है फ्लूइड इंटेक, लिक्विड इंटेक पर। चाहे कॉफी पानी जितना पियोगे पेशाब ज्यादा बनेगी। दूसरा किस पर है, लिखा है कि स्वेटिंग पर, परस्पिरेशन पर, तो वो भी तुम समझे। और तीसरा फिजिकल एक्टिविटी, बात वही हुई, जितनी हम कसरत करेंगे, जितना पसीना निकलेगा, जितना पसीना लगेगा पेशाब उतनी कम बनेगी। इस तरह से वॉल्यूम ऑफ यूरिन कई चीज़ों पर निर्भर करता है। बात समझ ना। इस तरह से हमने तुम्हें एक कहानी बता दी। अब हम तुम्हें 2-4 छोटी छोटी हेडिंग और बताने जा रहे हैं। मेन कहानी खत्म हो गई, अब हेडिंग पर पढ़ाएंगे कि मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द्वारा फिल्ट्रेट आया इसको कैसे गाढ़ा या पतला बनाया जाता है। बस पानी पी लें, इसके बाद बताते हैं। ठीक है भाई, अब हम तुम्हें बताने जा रहे हैं कि यूरिन को आखिरकार कंसंट्रेट अर्थात ज़्यादा गाढ़ा कैसे बनाया जाता है ना। तो हेडिंग का नाम है कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन। और हम तुम्हें अभी बताएंगे कि यूरिन को कंसंट्रेट बनाना जिसका ऐसे तो दो प्रकार की हमने तुम्हें नेफ्रॉन बताई थी। कौन कौन सी? कार्टिकल नेफ्रॉन जो कि मेजर टाइप होती थी, 85% होती थी, और दूसरी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन भी बताई थी। दोनों ही नेफ्रॉन दोनों काम करते हैं, लेकिन यूरिन को कंसंट्रेट बनाने में ज़्यादा बड़ा रोल होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का। और ये जिस मैकेनिज्म से यूरिन को कंसंट्रेट बनाती हैं उसका नाम है
काउंटर करेंट मल्टीप्लायर एक्सचेंज सिस्टम द्वारा ये यूरिन को कंसंट्रेट बनाती है। नाम कितना सुंदर है। काउंटर माने होता है विपरीत, कहते हैं पुलिस ने बदमाश का काउंटर कर दिया, इनकाउंटर में मारा गया, तो काउंटर माने तो विपरीत और करंट माने धारा। इसका मतलब है ये मैकेनिज्म वहीं चल सकती है जहाँ बॉडी में वहीं चल सकती है जहाँ एक साथ दो विपरीत दिशाओं में धाराएं चलती हों। मतलब एक तरफ कोई चीज़ नीचे जा रही हो तो दूसरी तरफ वहाँ ऊपर जा रही हो। याद आया, ऐसा हमने ध्यान दिया था कि जब तुमने हेनले लूप पढ़ा था, ध्यान करो, उसकी डिसेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट नीचे जाता था तो असेंडिंग लिम्ब में ऊपर जाता था। और साथ ही साथ एक बासा रेक्टा का भी नाम होता है, तो इसका वहाँ चलेगा। तो चलो हमने थोड़ी देर बना ली, पूरा देखो किडनी नहीं बनाएंगे क्योंकि जगह कम मिल पाएगी। तो हमने ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए ये किडनी का कॉर्टेक्स वाला पोर्शन बना लिया और ये हमने किडनी का बना लिया मेडुला वाला पोर्शन। और मेडुला वाला पोर्शन तो ऐसे पिरामिड में बढ़ जाता था, रीनल पिरामिड कहते थे। एक बात तुम्हें बताएं, शरीर का कोई भी फ्लूइड हो उसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है, शरीर का कहीं कोई भी बॉडी फ्लूइड हो उसकी जो सांद्रता होती है वो लगभग 300 मिली ऑस्मोल के आसपास होती है। कितनी होती है? 300 मिली ऑस्मोल की, चाहे वो। लेकिन अकेला ऐसा रीनल मेडुला ऐसा होता है टिश्यू जिसका जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो बेस से लेकर अपेक्स तक ग्रेजुअली बढ़ती चली जाती है। बेस के पास चलो हमने 300 ही मान ली, धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन हम अब कब तक धीरे धीरे से बढ़ाएंगे? कहीं पर 600 मान ली और कहीं पर उसकी 900 और कहीं पर उसकी जो है 1200 मान ली। ठीक है, अब यहीं कहीं रखी होंगी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तुम जानते थे कि उसका बोमेन कैप्सूल तो कॉर्टेक्स में ही होता था, पीसीटी तो कॉर्टेक्स में ही होता था, तो ये सब ऐसे यहाँ पीसीटी होगा। और इसके बाद आता था हेनले लूप। हेनले लूप लॉन्गर होता था इनका और डीप इन द मेडुला धसा रहता था। और इसके बाद हमने तुम्हें ये सब इस तरह से स्ट्रक्चर बताई थी ना, और ये कहा था कि इनके चारों तरफ माना इधर से अफरेंट आर्टरियल गई, 50 ब्लड कैपिलरीज का जाल बनाया, इफरेंट आर्टरियल बन गई, वो कैपिलरीज में बदल जाती थी और ये कैपिलरीज ऐसे तमाम इसी हेनले लूप के चारों तरफ चिपकी रहती थी। ऐसे तमाम चिपकी होंगी, हमने एक बना दी क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी, अन्यथा ना ऐसे पैरेलल चिपकी मान लो। और इसी पैरेलल ब्लड कैपिलरी के जाल को ही तो हम लोग बासा रेक्टा कहते थे। तो इसका मतलब ये है कि ये मैकेनिज्म इन्हीं दो जगह चल सकती है। ये हेनले लूप में भी चल सकती है क्योंकि यहाँ पर भी दो विपरीत दिशाओं में धाराएं बहेंगी, एक तरफ नीचे तो एक तरफ ऊपर, और बासा रेक्टा में भी दो विपरीत दिशाओं में धाराएं बहेंगी ना, दो जगह चलती है। अब सोचो जरा हुआ क्या कि जैसे ही यहाँ से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेट बोमेन कैप्सूल में आया, तो इसकी भी सांद्रता 300 मिली ऑस्मोल ही होती है। भाई हम तुमसे ऐसे ही पूछते हैं कि चाय छानने से पहले ज़्यादा गाढ़ी होती है, छानने के बाद तो बराबर गाढ़ी होती है, और साथ ही साथ चाय छानने से पहले ज़्यादा मीठी होती है, छानने के बाद बराबर मीठी होती है। तो जो फिल्ट्रेट आता है उसका केमिकल कंपोजिशन कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो लगभग ब्लड के समान होता है, और इसकी ऑस्मोलैरिटी भी बराबर होती है, 300 मिली ऑस्मोल ही होती है। सोचो, धीरे धीरे पढ़ाएंगे स्लो मोशन में कि यही फिल्ट्रेट छन 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 के मान लो यहाँ तक आ गया, तो वो अंदर के सांद्रता है 300 मिली ऑस्मोल। जिस दलदल में ये हेनले लूप धसा है और आसपास का दलदल है गाढ़ा 600 मिली ऑस्मोल, तो जो गाढ़ा वाला होता है वो पतले वाले में से पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, नतीजा यहाँ वाटर आ जाएगा, और ये तब तक बाहर आ जाएगा जब तक दोनों तरफ बराबर ना हो जाए। नहीं, ऐसा बायोलॉजी में नहीं होता। क्यों नहीं होता बाद में बताएंगे। ये तब तक बाहर आएगा जब तक अंदर वाला 600 ना हो जाए। फिर मान लो ये खिसक खिसक के 600 वाला यहाँ तक आ गया। अब जब 600 मिली ऑस्मोल वाला फिल्ट्रेट यहाँ आया है तो बाहर फिर गाढ़ा हो गया, 900 मिली ऑस्मोल हो गया, फिर पानी यहाँ बाहर आएगा और तब तक आएगा जब तक अंदर वाला 900 ना हो जाए। 900 करते करते जब यहाँ आएगा तो अंदर आया 900 वाला, बाहर है गाढ़ा, तो अंदर से फिर पानी बाहर आएगा, तब तक आएगा पानी जब तक अंदर वाला 1200 मिली ऑस्मोल कंसंट्रेट ना हो जाए। इसीलिए हम तुम्हें बताएं कि पूरे इस काउंटर करंट मल्टीप्लायर एक्सचेंज सिस्टम में ऐसा लगता है ये हेनले लूप है जिसने फिल्ट्रेट के कंसंट्रेशन को 4 गुना गाढ़ा बना दिया। चाहे गुना कह दो, गुणा कह दो, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लायर, याद आया? तो इस तरह से हेनले लूप को तो कहते हैं मल्टीप्लायर काउंटर करंट मल्टीप्लायर 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 एक्सचेंज सिस्टम, इसको तो मल्टीप्लायर कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि बोमेन कैप्सूल में ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, तो कहोगे ब्लड के बराबर होती है। ब्लड के आइसोटोनिक होता है, अर्थात मैक्सिमम कंसंट्रेशन कहाँ होता है? टिप ऑफ हेनले लूप पर होता है। कहाँ होता है? टिप ऑफ हेनले लूप पर। अब ये अलग बात है कि जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट ऊपर जाएगा, मान लो इसी लेवल पर आ गया, यहाँ आ गया, तो अंदर वाला है 1200 गाढ़ा, और जबकि आसपास का दलदल है कितना 900 मिली ऑस्मोल गाढ़ा। तो अब की बार ये होना चाहिए था कि जो गाढ़े होते हैं पतले वाले पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो पानी अंदर आना चाहिए। तो फायदा क्या हुआ? एक तरफ बाहर निकाला, बाहर दूसरी तरफ अंदर का सीट दिया। तो इसलिए भगवान ने क्या किया था कि जो असेंडिंग लिम्ब थी इसकी दीवार को वाटर के लिए इम्परमेबल बना दिया था ना, तो यहाँ से पानी वापस नहीं आ जाता है। फिर भी अगर इसको डाइल्यूट बनाना चाहते हो तो एक जुगाड़ है भाई, किसी भी सोल्यूशन को
डाइल्यूट बनाने का तरीका ये है कि या तो उसमें पानी मिला दो या फिर उसमें से नमक निकाल लो। और तुम ये भी जानते थे कि एसेंडिंग लिम्ब मिनरल्स के लिए परमेबल हुआ करती थी। तो यहाँ से क्या होता है, नमक बाहर निकाले जाते हैं, नमक अर्थात NaCl बाहर आएगा और तब तक आता रहेगा जब तक ये 900 ना हो जाए। फिर ये करते करते 900 वाला मान लो यहाँ आ गया, इस लेवल पर आ गया, तो फिर ये अंदर हो गया 900, और जबकि बाहर है कितना 600, बाहर वाला पतला है तो पतले वाले में से पानी आ नहीं सकता, इसलिए यहाँ से फिर नमक निकलेगा, तब तक निकलेगा जब तक ये 600 ना हो जाए। फिर करते करते यहाँ पे आ गया तो फिर वही होगा, तब तक नमक निकलेगा जब तक अंदर 300 मिली ना ऑस्मोल ना हो जाए। तो तुम कहो कि यूरिन अल्टीमेटली कंसंट्रेट बना कहाँ, तो हम तुम्हें बताएं यूरिन ऐसे कंसंट्रेट नहीं बनता है, ये तो सिर्फ वाटर और मिनरल से एब्जॉर्ब करने का तरीका है। जब ये फिल्ट्रेट यहाँ से गुजरता है, कलेक्टिंग डक्ट की से गुजरता है, तब इसमें से मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा पानी बाहर आ जाता है। इसलिए हमारा कहा जाता है यूरिन जो होता है ब्लड की तुलना में 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड होता है। बात होती है ना। अब ये सोचो, जब ये सारा पानी यहाँ आ गया था तो ये जो ग्राउंड मैट्रिक्स था ये डाइल्यूट हो जाना चाहिए था, ये डाइल्यूट नहीं होता है क्योंकि ये पानी होते हुए इसी में चला जाता है ब्लड वेसल में। इसी तरह यहाँ बहुत नमक आ जाए, कंसंट्रेट हो जाना चाहिए, नहीं होता है क्योंकि ये बाकी नमक इसी ब्लड में चला जाता है। ऐसा लगता है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कैसा ऑफर था, एक्सचेंज ऑफर, पुरानी टीवी लाइए नई टीवी ले जाइए। तो ऐसा लगता है तुम मुझे पानी दो मैं तुम्हें नमक दूंगा, अर्थात इस काउंटर करंट मल्टीप्लायर एक्सचेंज सिस्टम में एक्सचेंजर कहा जाता है, बासा रेक्टा को कहा जाता है। एक सवाल और पूछा जाता था कि आखिरकार ये जो रीनल पिरामिड होता है इसका कंसंट्रेशन नीचे की तरफ बढ़ता क्यों चला जाता है। तो होता क्या है, जो कलेक्टिंग डक्ट है इसकी दीवार से खूब सारी यूरिया और क्लोराइड आयन बाहर आते जाते हैं। और तुम भी जानते हो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो होता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, जितने ज़्यादा आयन्स होंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी बढ़ जाएगी ना। और यूरिया भी तो दूध में घोल दो दूध गाढ़ा हो जाता है, तो पानी घोल दो पानी गाढ़ा हो जाएगा। इस तरह से ग्राउंड मैट्रिक्स जो है ये इसलिए गाढ़ा होता था इफ्लक्स ऑफ यूरिया एंड क्लोराइड आयन की वजह से। तो कुल मिला के हम तुम्हें बता रहे थे कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर एक्सचेंज सिस्टम द्वारा यूरिन को कंसंट्रेट बनाते हैं। हमारा यूरिन जो है ब्लड की तुलना में 4 से 5 गुना गाढ़ा होता है और ये मेन यूरिन को कंसंट्रेट बनाने का उद्देश्य होता है, रोल होता है इसमें किसका, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का। ठीक है, इस तरह से कहानी खत्म हो गई। अब एक छोटी सी हेडिंग है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। हम तुम्हें एक बात बताए थे कि शरीर की ज्यादातर एक्टिविटीज को न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर कंट्रोल करते हैं, नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम मिलकर कंट्रोल करते हैं। जैसे तुम्हें हार्ट फंक्शन सुना था तो उसमें हमने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का भी रोल बताया था और एड्रेनालिन हार्मोन का भी रोल बताया था, अर्थात दोनों का काम बताया था। लेकिन ध्यान करो, जब हमने रेस्पिरेटरी एक्शन को कंट्रोल किया था वो प्योर न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी थी। आज हम किडनी फंक्शन को रेगुलेशन पढ़ाने जा रहे हैं, ये प्योर हार्मोनल एक्टिविटी की वजह से होता है। ठीक है ना। और हम तुम्हें किडनी फंक्शन को 3 तरीके से रेगुलेट करके दिखाएंगे। नंबर एक बाई बताएंगे बाई एडीएच। एडीएच का पूरा नाम कुछ होता होगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन। दूसरा हम पढ़ाएंगे बाई रास। रास का फुल फॉर्म कौन बताएगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। और बाई बताएंगे तीसरा कोई हार्मोन जिसको चाहो तो ANP कह दो, एट्रियल नाइट्रियूरेट्रिक पेप्टाइड, और चाहे इसको ANF कह दो, बात एक ही है, एट्रियल नाइट्रियूरेट्रिक फैक्टर कह सकते हो। तो इस तरह से 3 तरीके से बताएंगे। चलो एक बात बताएं, जैसे मान लो ये कोई इंसान है जिसके अंदर 5.5 लीटर ब्लड है और जिसकी वजह से अच्छा खासा उसके ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हुआ करता था 60। और जब अभी वो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर का फार्मूला बताया था कि जब ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 60 हुआ करता था, तो ध्यान करो हमने तुमसे क्या बोला था, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर निकल के आता था 10, और जिसकी अगर इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर 10 होता था तो पर मिनट जो होती है 1 ml यूरिन बनती थी, एक दिन में जो है 1.44 लीटर हमने यूरिन बना के दिखाई थी। अब हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि मान लो ये कोई इंसान था और इसका एक्सीडेंट हो गया, तो टांग कट गई और 5.5 लीटर में से मान लो इसका 2 लीटर खून बह गया, तो क्या होगा, तो वही होगा कि किसी गुब्बारे में से अगर हवा निकाल लोगे, गुब्बारे के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, भाई प्रेशर घट जाएगा। तो वैसे ही होता होगा कि मान लो इस इंसान की टांग कट गई, बहुत सारी ब्लीडिंग हो गई, तो इसके अंदर ब्लड प्रेशर घट जाएगा। ब्लड प्रेशर अगर घट जाएगा तो ये भी तो घट जाएगा। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर बताता 60 - 32 + 18, यही बताया था, यानी कि 60 - 50 यानी कि आता था 10 mmHg, तब जाके कहीं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता था। अब हम ये कहना चाहते हैं, मान लो इसकी टांग कट गई,
टांग कट गई और खून निकल गया तो बॉडी का प्रेशर घट जाएगा, तो वो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी घट जाएगा। ऐसा ना हो कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर घट के रह गया हो 50, रिजल्टेंट आ गया 0, पेशाब बनना बंद हो जाएगी। अगर पेशाब नहीं बनती है तो शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, साथ ही साथ सोडियम पोटेशियम का सारा इम्बैलेंस हो जाएगा। और तुम जानते हो सोडियम पोटेशियम का रोल नर्वस सिस्टम में बहुत बड़ा होता है, इंपल्स जनरेट करने में होता है। नतीजा मरीज हो सकता बेहोश हो जाए आयनिक इम्बैलेंस की वजह से, और साथ साथ गंदगी बढ़ जाएगी। तो किडनी का फंक्शन होते रहना बहुत जरूरी होता है, पेशाब का बनना बहुत जरूरी है। तो कैसे पेशाब बनाई जाए, तो पहला तरीका बताने जा रहे हैं कि एडीएच में क्या हुआ, सोचो जरा। एडीएच में क्या हुआ, तो हुआ ये कि एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड हो गया। बॉडी फ्लूइड इसलिए लिख दिया हमने कि हो सकता है टांग कटने से डायरेक्ट ब्लीडिंग हो गई हो, या कई बार लोग आत्मदाह कर लेते हैं, आग लगा लेते हैं, तो जो बर्निंग के केस होते हैं उनमें भी बहुत भयानक डिहाइड्रेशन हो जाता है, या तुमको लूज मोशंस हो रही, डायरिया हो रही, तो भी शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। किसी भी तरीके से कुल मिला के पानी की कमी हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, ये बात तो ब्लड पर आधारित हो रही है, अगर किसी भी सोल्यूशन में से पानी निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, फ्लूइड कंसंट्रेट हो जाएगा। एक शब्द सुना है होम्योस्टैसिस, होम माने समान, स्टैसिस माने स्थिर अवस्था, अर्थात होम्योस्टैसिस मतलब होता है कि भगवान ने जो चीज़ जिधर जैसी जितनी भी मात्रा में बनाई है उसी को मेंटेन रखो, इसी होम्योस्टैसिस है। अगर भगवान ने 300 मिली ऑस्मोलरिटी बनाई है ब्लड की, तो इतनी ही रखो, न कम होने दो न ज़्यादा। लेकिन आज ब्लीडिंग हो गई तो हमारा ब्लड गाढ़ा होने लग जाएगा। जैसे ही ये गाढ़ा ब्लड होगा तो भगवान ने क्या किया, यहाँ शरीर में कहीं न कहीं ऐसे कुछ बना दिए। तुमने देखा दूधिये के पास लैक्टोमीटर होता है जैसे, तो वो डाल देता है दूध में, जिससे समझ जाता है कितना दूध है कितना पानी। यहीं पर हमारा ब्रेन होगा, थोड़ा ऐसी नकली से बना ले रहे हैं हम बाहर, ठीक है। मान लो ये सेरेब्रम है और मान लो ये डायनसेफेलॉन है, और डायनसेफेलॉन की फ्लोर को ही तो कहा जाता था हाइपोथैलेमस, आगे मिड ब्रेन है, ये हाइपोथैलेमस होता था। तो यहाँ पर कुछ ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो यहाँ से ब्लड गुजरा, गाढ़ा ब्लड गुजरा, तो ये रिसेप्टर इस ऑस्मोलरिटी से स्टिमुलेट हो जाते हैं, अर्थात स्टिमुलेशन हो जाता है ऑस्मोसेप्टर का। और जब ऑस्मोसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं तो स्वयं ये मालिक को, मास्टर ऑफ मास्टर को अर्थात हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर देते हैं। तो हाइपोथैलेमस जो होता है स्टिमुलेट हो जाता है। और हम तुम्हें जिस दिन एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि हाइपोथैलेमस से ही एक ग्लैंड निकलती है जिसका नाम पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ये अलग बात है कि एंटीरियर पिट्यूटरी भी होती है, ये अलग बात है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी बताएंगे। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हम दो हार्मोन का सिक्रीशन पढ़ाएंगे, एक का नाम होगा एडीएच, एक का नाम होगा ऑक्सीटोसिन। तो एडीएच की बात आज हो रही, स्वयं ये हाइपोथैलेमस से ही सिंथेसाइज होता है, बस सिक्रीट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो ये यहाँ से ब्लड से होते हुए और आ जाएगा नीचे किडनी के पास। अरे भाई यहाँ पर तुम जानते हो हार्ट होगा, सब कुछ है, तब तो इस तरह से यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा एक हार्मोन हाइपोथैलेमस से, जिसका नाम है सिक्रीशन बढ़ जाएगा किसका, एडीएच का, एंटी डायरेटिक हार्मोन का। किसी को दूसरा नाम इसका पता, इसका दूसरा नाम तो बहुत ही अच्छा है, इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। कितना गजब का नाम है वैसोप्रेसिन। इसका नाम बताता है कि वैस्कुलर सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेशर बढ़ा देंगे। अब थोड़ा सा चलो नकली डायग्राम बना लेते हैं। ये हम कह रहे थे कि ये सब कुछ है मान लो, और ये है सब कुछ, और तुम जानते थे कि इधर से अफरेंट आर्ट्रियोल आती थी, ब्लड लेके इफरेंट वापस ले जाती थी, जिसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता था। मान लो आज वो घट चुका था, अभी कहा था, तो इसलिए पेशाब नहीं बन पा रही थी। अब जैसे ये ब्लड के रास्ते से, ब्लड से होते हुए पूरे शरीर में गया, तो ऐसे समझाने के लिए मदद दिए ले रहे। मान लो इसने यहाँ आके वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा दिया, ये पाइप हो गया सकरा हो गया, तो यहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ते जो 50 गिर के 50 हो गया था, हो सकता है पुनः ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 60 हो जाए, और फिर से यहाँ से चीज़ें छनना शुरू हो जाएंगी, अल्ट्राफिल्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें छन कर कहीं पेशाब बन के बाहर निकल गई, तो एक तो शरीर में वैसे ही पानी की और ब्लड की कमी हो गई थी, ऊपर से तुम पेशाब के रूप में पानी बर्बाद करोगे तो और प्राण चले जाएंगे ना। तो लेकिन इसका दूसरा नाम बहुत ही सुंदर है, वैसोप्रेसिन। तो ऐसा लगता है वैस्कुलर सिस्टम में प्रेशर बढ़ा देता है, मगर दूसरा नाम बताओ क्या है, एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये देखो ज्यादा पेशाब बनती तो उसको डायरेसिस कहते हैं, और बहुत ही ज्यादा बने तो 20-30 गुना ज्यादा बने तब को डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं, और दुगनी बने तो डायरेसिस कहते हैं। लेकिन इसका नाम है, ये एंटी है, उसका विरोधी है उसका। तो इस तरह से जब यहाँ फिल्ट्रेट यहाँ से गुजरता है, अभी तुमसे कहा था जब हमने वाटर का एब्जॉर्प्शन सिखाया था कि एडीएच कहाँ पर काम करता है, डाइल्यूटिंग सेगमेंट पर। तो जैसे यहाँ से एडीएच निकलने लगता है, और एडीएच इस फिल्ट्रेट में से पानी मैक्सिमम 20% पानी एब्जॉर्ब करके यहाँ वापस ले लेता है। तो पता है जो पानी होता है उसी के दोस्त का नाम होता है सोडियम। जिधर पानी जाता है ऑलवेज उधर सोडियम भी मूव करता है। तो इस तरह से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लेता है। तो
हुआ क्या कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बढ़ा दिया, जिससे यूरिया तो चली गई लेकिन ज़रूरत का पानी वापस ले लिया, तो गंदगी भी निकल गई और हमारे शरीर से पानी की कमी भी नहीं हुई। इस तरह से किडनी अपने आप के फंक्शन को रेगुलेट कर लेता है। बात समझते ना एडीएस की मदद से। दूसरा है रास की बात बताएं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसका क्या मतलब होता है, जो तुम्हें हम बताएंगे कि दो प्रकार की नेफ्रॉन पढ़ाई थी, कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी। जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होती हैं, तो हमको गौर से देखो, हम तो साक्षात नेफ्रॉन ही नजर आएंगे। ऐसा लगता है ये है मेरा बोमेन कैप्सूल, यहीं कहीं नेक मान लेना, फिर इधर मान लो डिसेंडिंग लिम्ब, दूसरी टंग को असेंडिंग लिम्ब, ये है मान लो कलेक्टिंग वो डीसीटी वाला पार्ट। और तुम जानते हो, ये भी जानते हो कि इधर क्या हुआ, ऐसा लगता है जो ब्लड लेके आती बोमेन कैप्सूल की दीवार में अफरेंट आर्ट्यूल हो गई, जो यहाँ से लेके वापस गई है एफरेंट आर्ट्यूल हो गई, ऐसे पकड़ ले ऐसे। और यहीं पर 50 ब्लड कैपिलरीज का जाल भी तो होगा। तो बताते हैं जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होती है, उनमें जो डीसीटी वाला पार्ट होता है, वो वुमेन कैप्सूल के ऐसे दरवाजे से गुजरता है। थोड़ा सा बना ले डायग्राम, ऐसा लगता है जैसे, देखो असली तो नहीं बना पाएंगे, 3D तो नहीं बना पाएंगे, हम ऐसे ही बना दे रहे हैं। ऐसा लगता है यही है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, ये पीसीटी फीसीटी और साथ ही हेनले लूप, ऐसे सब कुछ। और ये बताना चाह रहे हैं कि ये दीवार ऐसा लगता है यहीं से गुजर के गई होगी, क्योंकि यहाँ अफरेंट आर्ट्यूल भी रही होगी, इधर एफरेंट आर्ट्यूल भी रही होगी। इस डायग्राम से भी कम मजा आ रहा हो तो एक थोड़ा सा सिंपल सा और बनाते हैं। ऐसा लगता है ये है एफरेंट आर्ट्यूल, यहाँ पर 50 ब्लड कैपिलरीज होंगी, इसके बाद ये गुजर गई एफरेंट आर्ट्यूल, और ये जो डीसीटी वाला पोर्शन है ये ऐसे बना रहे हैं, ये है मान लो डीसीटी वाला पोर्शन। ठीक है, ध्यान करो, अभी जब हमने हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन पढ़ाई थी, कहाँ तक डीसीटी की दीवार जो होती है पुरानी किताबों के हिसाब से कॉलमनर होनी चाहिए थे, एनसीईआरटी के हिसाब से क्यूबाइडल होनी चाहिए थे। लेकिन जो हर जगह क्यूबाइडल वास्तव में होती भी है, लेकिन जो पोर्शन एफरेंट या अफरेंट आर्ट्यूल की दीवार से रगड़ता रहता है, वहां पर सेल्स ऐसे सघन तरीके से अरेंज हो जाती हैं। डेंसली पैक्ड इन सेल्स को मैकुला डेंसा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकुला डेंसा। इसी तरह जो आर्टरी या आर्टीरियोल होती हैं, उनकी दीवार में 3 लेयर बताई थी सर्कुलेटरी सिस्टम में, ट्यून का एक्सटर्ना, ट्यून का मीडिया, ट्यून का इंटरना। और जो इंटरना होती है उसकी दीवार स्क्वेमस जैसी होती है, मतलब दीवार में सेल्स ऐसे हर जगह चपटी चपटी बनाई जाती, फ्लैटेंड सेल्स इरेगुलर मार्जिन वाली बनाई जाती हैं हर जगह। लेकिन हम तुम्हें बताएं, जहाँ पर ये दीवार रगड़ती रहती है, वहाँ पर अफरेंट आर्टीरियोल में सेल्स ऐसे फूल जाती हैं, सॉलिड टाइप की सेल्स होती हैं, और इनके अंदर किसी चीज़ के दाने भरे होते हैं, अर्थात रेनिन के ग्रैन्यूल्स भरे होते हैं। ठीक है ना? तो इन सेल्स को, चूंकि टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज को ग्लोमेरुलस कहते थे, और पूरी नेफ्रॉन है जक्स्टामेडुलरी, इसलिए इन्हीं का नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। क्या नाम होता है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। और इन सेल्स को कहते हैं, और दोनों को मिला दो तो बन जाता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस बन जाता है। क्या बन जाता है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस बन जाता है। अब जरा कहानी को समझो। होता क्या है कि हमने, जैसे मान लो किसी इंसान की टांग कट गई थी, जैसा कि अभी बताया था, उसके अंदर का ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर घट गया, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी घट जाएगा, नतीजा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं होगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर क्या होता है? किडनी अपने फंक्शन को मेंटेन करना चाहता है, फिर से पेशाब बनाना चाहता है। तो इधर ये रास क्या करता है कि जैसे ही ब्लड प्रेशर डाउन हुआ, जहां ब्लड वहां प्रेशर, तो यहां से भी ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। और हमने नायक पिक्चर देखी थी, उसमें एक लड़का वजन तोलने वाली मशीन खड़ा हो गया, तो नायक साहब कहते थे, हीरो साहब कहते थे, नहीं उतरना मत, उतरना मत, खड़े रहना। क्योंकि तुमने पिक्चरों में ऐसे बम देखे होंगे जिनको ऊपर खड़े हो जाओ तो वो नहीं फटते, लेकिन अगर तुम हट जाओ तो बम फट जाते, प्रेशर रिलीज होते ही बम फट जाते। तो जैसे ही ब्लड प्रेशर डाउन होता है, ये बम फट जाते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स फट जाती हैं, और यहाँ से रेनिन निकल के ब्लड में आ जाता है। इधर क्या होता है? हमारे ब्लड में 4 प्रकार की प्रोटीन तो मेजर सुनी होंगी, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन। तो ऐसी एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिनोजन। क्या नाम होता है? एंजियोटेंसिनोजन। नाम कितना सुंदर है। एंजियोलॉजी माने स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन होता है, टेंशन माने प्रेशर होता है, जेन माने जेनेसिस करने वाला, पैदा करने वाला होता है। ये इस प्रोटीन का नाम, ये एक प्रकार की ग्लोबुलिन प्रोटीन ही है, एक टाइप ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन है ये। मगर ये ग्लोबुलिन प्रोटीन है, मगर ये निष्क्रिय अवस्था में है, इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है ना?
लेकिन बताते हैं, इसका नाम बताते हैं कि अगर हम सक्रिय हो जाएं, अगर हम एक्टिव हो जाएं, तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेशर को बढ़ा देंगे। तो इधर क्या हुआ, जैसे ही ये रेनिन ग्रेन्यूल्स, रेनिन नाम का कुछ लोग इसको हार्मोन मानते हैं, कुछ एंजाइम मानते हैं, जैसे ही ये फट यहाँ ब्लड के संपर्क में आया, तो हम तुम्हें बोले कि रेनिन जो होता है जैसे ही यहाँ आया, रेनिन की स्पेलिंग जरूर ध्यान रखना, RENIN है, तो ये किडनी वाला हो गया, RENNIN होता है। तो तुम्हें डाइजेस्टिव सिस्टम में, तुम्हें समझ गए ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड में भी पेप्सिन, रेनिन के नाम सुने होंगे, वो वाला एंजाइम बन जाएगा। तो इस तरह से जैसे रेनिन आता है तो वो क्या करता है, देखो प्रोटीन कुछ नहीं होती है, प्रोटीन होती है सिंपली चेन ऑफ अमीनो एसिड, और किसी भी प्रोटीन को एक्टिव बनाना बड़ा आसान होता है। जैसे तुम्हारे दादाजी सड़क किनारे सो रहे खटिया डाल के गाँव में, खर्राटे मार के, मतलब निष्क्रिय शांत, और तुम अगर उनको एक्टिव बनाना है, उनकी टांग तोड़ दो, पूरी रात मोहल्ले वालों को घरे आएंगे, पूरी रात एक्टिव रहेंगे। ऐसे किया जाता है। ये हार्मोन क्या करता है, इसमें से कुछ अमीनो एसिड तोड़ देता है, तो जो बचा हुआ टुकड़ा होता है ये एक्टिव फॉर्म कहलाती है। इसको कहते हैं एंजियोटेंसिन फर्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ये एक एक्टिव कंपाउंड होता है, ये सक्रिय कंपाउंड होता है, ठीक है ना। लेकिन हम तुम्हें बताएं, ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट, इस तरह से ब्लड तो पूरे शरीर में घूमता रहता है, जब कभी लंग्स से गुजरता है, वहां कोई दूसरा एंजाइम होता है जो इसमें से एक टुकड़ा तोड़ के और हटा देता है, तब ये बन जाता है एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल जाता है। और इन दोनों ही एक्टिव कंपाउंड है, मगर बताते हैं ये मोर एक्टिव कंपाउंड है। तो तुम जैसे चीनी और सैक्रीन में से पूछा जाए ज़्यादा पोटेंट कौन है, ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, शरबत को ज़्यादा मीठा कौन कर देगा, तो चीनी की तुलना में सैक्रीन ज़्यादा पोटेंट होती है। तो ये दोनों ही एक्टिव कंपाउंड हैं। और ऐसे भी याद रहता है, ये लगता है बड़ा भाई है, पहले नंबर का बेटा है, ये दूसरा भाई है, दूसरे नंबर का बेटा है। जैसे भगवान राम बड़े कूल थे और लक्ष्मण बड़े गुस्सैल थे, ऐसे नाके फुलाए रहते थे, तो हमने तुमसे बोला ये ज़्यादा एक्टिव कंपाउंड होता है एंजियोटेंसिन। और जैसे ये एंजियोटेंसिन सेकंड बनता है तो ये दो काम कर देता है। क्या, एक तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम हो गया तो उसको पुनः मेंटेन करना, एक तो ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है, और साथ ही साथ एक हार्मोन का सिक्रीशन भी बढ़ा देता है, जिसका नाम सुना हो कभी, एल्डोस्टेरॉन। अरे भाई, जब एड्रिनल कॉर्टेक्स पढ़ाएंगे, एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन पढ़ाएंगे, तो कॉर्टेक्स से 3 प्रकार का हार्मोन पढ़ाएंगे, मिनरेलोकार्टिकॉइड्स, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, गोनेडोकार्टिकॉइड्स। और मिनरेलोकार्टिकॉइड्स में एक नाम बताएंगे एल्डोस्टेरॉन, दूसरा नाम क्या होता है, साल्ट रिटेनिंग हार्मोन। तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे अभी एडीएच के बारे में पढ़ाएगा कि ब्लड प्रेशर मेंटेन करके तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन शुरू करा देता है, और उधर डीसीटी में जाके साल्ट को रिटेन कर लेता है, फिल्ट्रेट में से साल्ट को वापस ले लेता है, और साल्ट आएगा तो साथ में पानी तो आ ही जाएगा, इसलिए गंदगी भी बाहर निकल जाती है और फालतू का पानी भी निकलने से बच जाता है। इस तरह से हमने तुमसे बताया था कि रास जो है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम जो है, ये ऐसे ही काम करता है। तो ये दो मैकेनिज्म जो होती है तब एक्शन में आती है जब हमारा ब्लड प्रेशर डाउन हो गया था। अब जरा उल्टा सोच के देखो, मान लो किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो यहीं पर तुमने हृदय का नाम सुना था। अब हार्ट जो होता है, ऊपर वाले स्मॉलर चेंबर को क्या कहते थे, एट्रिया कहते थे, लोअर लार्जर चेंबर को क्या कहते थे, वेंट्रिकल कहते थे। इधर क्या हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल से ही तो ब्लड निकल के ऐसे पूरे शरीर में आता था। अब क्या हुआ, ऐसे सोचो कि किसी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और ब्लड प्रेशर, यहाँ एट्रिया की दीवार में कुछ सेल्स होती होगी, जब प्रेशर बढ़ता है तो ये फट जाती है, और इनसे एक पेप्टाइड हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एट्रियल नाइट्री यूरेट्रिक पेप्टाइड, और वो यहाँ से निकलकर होते होते किडनी में आएगा। नाम कितना सुंदर है पता तुम्हें, केमिस्ट्री में सोडियम को SO नहीं लिखा जाता है, ये लिखा जाता है नाइट्रियम, और इसका नाम है नाइट्री यूरेट्रिक फैक्टर। तो जैसे ही ये यहाँ से निकलकर ब्लड में आएगा, ये बताता है हम नाइट्रियम को पेशाब में भेज देंगे। एट्रिया से निकलता है, इसलिए एट्रियल कहलाता है, नाइट्रिक फैक्टर। और अगर जिधर सोडियम जाएगा उधर दोस्त भी चला जाएगा, पानी भी चला जाएगा। अच्छा, किसी शरीर में से, किसी गुब्बारे में से पानी निकाल लो, क्या होगा, प्रेशर घट जाएगा। तो इस तरह से ये सोडियम आयन और वाटर को तो पेशाब में भेज देता है, इससे थोड़ा सा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर डाउन करने का दूसरा तरीका क्या था, वैस्कुलर सिस्टम में डायलेशन करा दो, वैसो डायलेशन करा दो। तो कुल मिला के इस तरह से ये उल्टा है। तभी सवाल पूछा जाता है कि रास और एएनपी में क्या रिलेशन है, तो कहोगे एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं। ये लो ब्लड प्रेशर पर काम करता है तो वो हाई ब्लड प्रेशर होने पर किडनी फंक्शन को रेगुलेट करता है। बात समझ ना। इस तरह से लगभग पूरी कहानी खत्म हो गई। कुछ दाएं बाएं छोटी मोटी घटनाएं हेडिंग बची हैं, जैसे कि हेडिंग है मिक्चुरेशन, माने क्या होता है, पेशाब त्यागना। मिक्चुरेशन माने क्या होता है, अरे जैसे पार्चुरेशन होता था वैसे एक्सपल्सन ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर ना। और हमें सोच बताओ,
वॉलेंट्री प्रोसेस है कि इनवॉलेंट्री? तो कभी ऐसा थोड़ी, अरे बचपन में हुआ होगा तो ठीक बात है, ऐसा थोड़ी हम पढ़ा रहे थे अपने आप पेशाब निकल गए। नहीं, जब तक हम सोच विचार के नहीं बाथरूम जाते पेशाब अपने आप नहीं निकलती, वॉलेंट्री प्रोसेस होता है। और तुम्हें किसी दिन बताया था कि यहाँ पर छल्ला होता है। चलो थोड़ा सा वही डायग्राम को अलग से बना लें। जैसे मान लो ये है हमारे किडनी, और किडनी में यूरिन बनी और यूरेटर उसको बाहर लाएंगे। ये है मान लो हमारा किडनी, पेशाब बनी, इनमें यूरेटर बाहर लाएगा, और यूरेटर आके कहाँ खुलते हैं? थैला में खुलते हैं। थैला का नाम क्या होता था? ब्लैडर। कहा था किसी भी शरीर के खोखले अंग को समझना हो तो तुम पका हुआ पपीता काट के देख लो। जैसे पके पपीता में हमने बाहर छिलका बताया था, ऐसे ही यहाँ पर भी कोई पेरिटोनियम की कवरिंग होगी। जैसे पपीता में बीच में गूदा वाली दीवार बताई थी, वैसे ही यहाँ पर भी बीच में मसल्स की लेयर होगी। मसल्स की लेयर होगी, बना ही दे थोड़ा, अच्छा ये मसल्स की लेयर होगी ना। और फिर हमने तुम्हें बताया था जैसे पपीता में अंदर सफ़ेद सफ़ेद जाली होती है, वैसे ही यहाँ पर भी एक छिलका होगा, कवरिंग होगी, जिसका नाम होता है ट्रांजिशनल इपीथीलियम, खिंचाव सहन करने वाली इपीथीलियम ना। और फिर यहाँ पर सर्कुलर मसल का ऐसे छल्ला होता है, जैसे गुब्बारे में हवा भर के उसके मुंह पे धागा लपेट देते हैं, ये छल्ला होता है। और ये छल्ला दो होते हैं, एक बाहर की तरफ बना दिया, एक ऐसे हमने अंदर की तरफ बना दिया। हमेशा तुमसे कहते हैं जो मसल्स बाहर होती हैं तो वो अर्थात जिन मसल्स को छू सकते हैं वो हमेशा तुम्हारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, वॉलेंट्री होती हैं, और जिन मसल्स को छू नहीं सकते वो हमेशा स्वतः काम करती हैं, अर्थात इनवॉलेंट्री होती हैं। जैसे हृदय की मसल्स को नहीं छू सकते, स्टमक इंटेस्टाइन की मसल्स को नहीं छू सकते, तो उनकी दीवार में जो मसल्स होगी वो इनवॉलेंट्री ही होती है। तो जो आउटर स्फिंक्टर है ये वॉलेंट्री मसल्स का बना होता है, और जो इनर स्फिंक्टर होता है ये बना होता है इनवॉलेंट्री मसल्स का। तो सवाल ये है, जब तक ये अंदर वाला छल्ला लूज नहीं होगा तब तक प्रेशर यहाँ नहीं आएगा, फिर बाहर वाला छल्ला लूज होगा तब पेशाब बाहर निकलेगी। तो सच्ची मुच्ची का आंसर तो ये है कि मैच्योरेशन फर्स्ट इनवॉलेंट्री देन वॉलेंट्री प्रोसेस है, लेकिन फाइनली तो यूरिन तभी बाहर निकल सकती जब ये वाला छल्ला लूज हो, इसलिए कहा जाता है मैच्योरेशन वॉलेंट्री प्रोसेस होता है। होता क्या है, किडनी से जैसे बूंद बूंद करके पेशाब आई, 1 मिनट में 1 ml के हिसाब से पेशाब आई तो यहाँ इकट्ठी होती रहेगी। मान लो यहाँ हो गई 100 ml, यहाँ हो गई मान लो 200 ml, यहाँ हो गई 300 ml, यहाँ हो गई 400 ml, यहाँ हो गई 500 ml, गुब्बारा फुल। और जैसे जैसे हमारे पेट में रोटी बढ़ेगी, पेट फूलता जाएगा, पेट फूलेगा तो इसकी दीवार पर खिंचाव पैदा होगा। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं। देखो ऐसे तो ये कहा जाता है कि हमारा ब्लैडर 400 से 600 ml यूरिन स्टोर करता है, एवरेज बात करें तो 500 के हिसाब से हम पढ़ाया करते हैं। तो जैसे ही इसमें 500 ml यूरिन आती है, इसकी दीवार में जो सेल्स होती हैं उनमें खिंचाव होता है, और कुछ ऐसी सेल्स होती है जो इसी खिंचाव से स्टिमुलेट हो जाती हैं, और तुरंत यहाँ संदेश भेज दिया जाता है, तुरंत यहाँ से संदेश भेज दिया जाएगा ब्लैडर से, यहाँ से किसके पास? मालिक के पास, ब्रेन के पास, कि मालिक अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, खाली करा दो वरना फटफटा जाएंगे। मालिक जो है डिसीजन लेगा कि क्या किया जाए और ऑर्डर रिलीज करेगा। ऑर्डर जो होता है इन्हीं छल्ला के पास आएगा, छल्ला के पास भी आता है और दीवार के पास भी आता है। क्या ऑर्डर आता होगा छल्ला से? तो दीवार छल्ला से तो ये ऑर्डर आएगा कि भाई लूज हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, ऐसा लगता है दरवाजा खोल दो, इसकी फीस जमा है, इसको बाहर जाने दो। तो इस तरह से ये तो रिलैक्स हो जाएगा। और स्फिंक्टर में क्या है भाई, जब दीवार में क्या है, जब दीवार पिचकेगी तब तो ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब निकलेगी। तो इस तरह से वाल में कॉन्ट्रैक्शन कराता है जबकि स्फिंक्टर में रिलैक्सेशन करा देता है, और इस तरह से पेशाब बाहर निकल जाती है। इसी को यूरिनेशन या मैच्योरेशन कहा जाता है। बात समझते ना? तो एक और जो कुछ ये डायग्राम बनाएगा तुम भी जानते हो कि रिसेप्टर हो, फिर पार्ट ऑफ सीएनएस हो, रिसेप्टर हो, और फिर एक सेंसरी नर्व हो, यानी कि सेम अफरेंट नर्व फाइबर हो, पार्ट ऑफ सीनस हो, इफरेंट नर्व फाइबर हो। तो इस तरह की जो भी स्ट्रक्चर बनती है उसी को तो रिफ्लेक्स आर्क कहते थे ना। तो इस तरह से मैच्योरेशन का जो भी डायग्राम बनाया इसको मैच्योरेशन रिफ्लेक्स कहा जाता है। बात समझो ना? कहानी खत्म हो गई। इसके बाद एक छोटी सी हेडिंग पड़ी है कि माना कि नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने में सबसे बड़ा रोल तो हमारे किडनी का ही होता है। देखो उस दिन कहा भी था पहले लेक्चर में कि जो तुम किसी जानवर का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वही उसका ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी होता है, क्योंकि वहीं से पानी और मिनरल्स भी निकलते हैं जिससे बॉडी फ्लूइड की सांद्रता मेंटेन होती है। तो तब भी सवाल पूछा जाता है कि किडनी का मेजर रोल क्या हुआ? तो ऑस्मो रेगुलेशन नहीं है, किडनी का मेजर रोल तो प्राइमरी रोल तो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट ही है। लेकिन मेटाबॉलिज्म के दौरान तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती थी जो कि लंग्स और एयर पैसेज से बाहर निकलती थी, इसलिए हमने रेस्पिरेशन का दूसरा नाम कार्बोनेसियस एक्सक्रीशन कहा था। तो
बताते हैं कि किडनी मेन रोल होता है, लेकिन कुछ हमारे अंदर एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी होते हैं, सहायक उत्सर्जी अंग भी होते हैं, और जिसमें से पहला नाम तो यही लिखा है लंग्स का। अब हम दोबारा नहीं पढ़ा के दिखाएंगे। सोचो जिस दिन हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ाया था, उस दिन हमने वो सब कैलकुलेशन करके बताया था कि 1 मिनट में कितनी ऑक्सीजन आती है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकल के जाती है। उस दिन कैलकुलेशन किया था कि 1 मिनट तक सांस लेते जाएं तो हमारे शरीर को 252 ml ऑक्सीजन का गेन होता था, मगर 220 ml जो है CO2 शरीर से बाहर भी निकल जाती थी, अर्थात मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर भी निकल जाता था ना। इसके बाद इसी तरह एक दूसरा नाम है लिवर। क्या नाम है? लिवर। तो हम तुम्हें एक बात बताएं कि जैसे हमने मान लो खाना खाया, और जितनी चीज़ें वाटर सॉल्युबल होती हैं वही चीज़ें ब्लड सॉल्युबल भी होती हैं, वही चीज़ें आंसू सॉल्युबल होती हैं, वही चीज़ पेशाब सॉल्युबल होती है। क्योंकि चाहे टीयर्स हो, चाहे स्वेट हो, चाहे ब्लड हो, चाहे यूरिन हो, इन सब का मेन सॉल्वेंट तो वाटर ही है। जैसे तुम जानते हो वाटर सॉल्युबल कोई चीज़ बताओ? अरे भाई तुमने सुना होगा, जैसे विटामिन सुनी हो, विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल होती थी, बाकी ए डी ई के फैट सॉल्युबल होती थी। तो हम ये बताना चाहते हैं कि इस किडनी वाले रास्ते से वही गंदगी बाहर निकल सकती हैं जो वाटर सॉल्युबल हो, लेकिन फैट या फैट सॉल्युबल चीज़ें इस जगह से नहीं निकल पाती हैं। तो तुमने इधर कभी लिवर का नाम सुना हो, और यहाँ से ग्रीनिश येलो पाइप निकलते थे जिनको हेपेटिक डक्ट कहते थे, फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट बन जाती थी, फिर गाल ब्लैडर सुना था जिसकी डक्ट को सिस्टिक डक्ट कहते थे, दोनों मिल जाती थी तो कॉमन बाइल डक्ट बन जाती थी, जो इधर घूम के होते हुए ड्यूडनम्स होते हुए जाके यहाँ ऐसे खुलती थी ना, ऐसे खुलती थी। अलग बात है कि मेन पैनक्रियाटिक डक्ट के मिलने से खुलती थी और वहीं पर छल्ला होता था स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो जितने फैट या फैट सॉल्युबल चीज़ें होती हैं वो इस रास्ते से बाहर निकलती ना। और साथ ही साथ हमने तो वो यूरिया सिंथेसिस भी लिवर में ही बताई थी। किस में बताई थी? लिवर में बताई थी। इस तरह से किडनी भी, लिवर भी कुछ ना कुछ रोल प्ले करता है। और इसी तरह स्किन का नाम तुमने सुना हो। स्किन हमने तुम्हें बताया था कि अब नहीं पढ़ाई जाती, बात की बात है, लेकिन पहले ज़माने में जब भी पढ़ाते थे स्किन तो उसमें ऐसे 2 लेयर पढ़ाई जाती थी। एक नीचे फाइब्रस लेयर होती थी जिसका नाम डर्मिस हुआ करता था, ऊपर ऐसे सेलुलर लेयर बताते थे जिसको एपिडर्मिस कहते थे। हमने यहाँ एक ही लेयर बनाई, होती तो बहुत सारी लेयर है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का एग्जाम्पल होती है ऊपर वाली लेयर था एपिडर्मिस ना। और यही एपिडर्मिस कहीं कहीं डर्मिस में नीचे धस जाती जिससे गमला जैसी स्ट्रक्चर बन जाती थी। इसको बाल का गमला अर्थात हेयर फॉलिकल कहते थे। इसी में से बाल लगा होता था। एक बात बताई थी कि हम लोग तो नहाने धुलने के बाद तेल लगा लेते, इसलिए बाल हमारे चिकने चमकदार होते। घोड़ा तो कभी तेल नहीं लगाता, फिर उसके बाल चिकने चमकदार क्यों होते? तो भगवान ने क्या किया, इन्हीं हेयर फॉल में ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड बना दी थी। और ऑयल जिसको सीबम कहते थे, ग्लैंड को सेबेसियस ग्लैंड कहते थे। तो इस तरह से कुछ फैटी कंपाउंड या फैटी बेस्ड प्रोडक्ट इस सीबम के रास्ते से भी बाहर निकल जाते ना, कोलेस्ट्रॉल। और साथ ही साथ तुम्हें बताएं, इस सेबेसियस ग्लैंड के अलावा हमारी स्किन में एक और ग्लैंड भी पाई जाती है जो दिखने में ट्यूब जैसी होती है। और क्या नाम बताया था ट्यूबुलर ग्लैंड को? स्वेट ग्लैंड। यहाँ से जो निकलता है उसको स्वेट या सीबम कहते हैं। तो हम तुम्हें बोलें, और जो यूरिन होता है, ये जो स्वेट होता है, पसीना होता है, इसको डाइल्यूटेड यूरिन कहा जाता है। अर्थात इसका केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल पेशाब जैसा होता है, बस पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। मतलब इसमें भी वाटर होगा, इसमें भी मिनरल्स होंगे, इसमें भी नाइट्रोजन वेस्ट होंगे, तो यहाँ से भी कुछ गंदगी बाहर निकल जाती। फिर भी हम तुम्हें बताएं कि हमारी स्किन का मेन रोल रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट में नहीं माना जाता है। स्किन का मेन रोल होता है कूलिंग इफेक्ट पैदा करना, बॉडी को ठंडवाना। स्वेटिंग का मेन रोल क्या होता है? थर्मो रेगुलेशन करना। और तुम जानते हो कि जब बहुत ज़्यादा एनर्जी बनती है तो बहुत सी हीट के रूप में बर्बाद हो जाती है, और आवश्यकता से अधिक चीज़ों को हमेशा व्यर्थ की चीज़ माना जाता है। तो एक्सेस हीट भी तो हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। तो स्किन का मेन उद्देश्य रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट में कौन सा मेटाबॉलिक वेस्ट? एनर्जी नाम का वेस्ट होता है, अर्थात कूलिंग इफेक्ट पैदा करना होता है। इस तरह से हमने तुम्हें एक बात बताई थी, ये सब ठीक है ना। पूरा चैप्टर लगभग खत्म हो गया। एक 2 शब्द बचे हैं केवल, डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अपना बुकलेट से खुद पढ़ना। एक शब्द है रीनल कैलकुलाई। देखो किडनी में पथरी बन जाती है, स्टोन बन जाता है, पत्थर। और पत्थर, तुम चट्टान का नाम सुना? कैल्शियम कार्बोनेट चट्टान का मेन काम होता है। अरे भाई कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्सपार, आइसलैंड स्पार, मार्बल, संगमरमर सब कहते हैं। तो इस तरह से हमारे किडनी में या यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं कैल्शियम साल्ट के स्टोन बन जाते हैं। एक होता पत्थर तो उसको रीनल कैलकुलस कह सकते थे। यूएस जिसके नाम में आता है वो हमेशा एक वचन होता है, न्यूक्लियस एक वचन, न्यूक्लियाई बहुवचन। रीनल कैलकुलस एक वचन, रीनल कैलकुलाई बहुवचन होता है। ज़्यादातर ये कैल्शियम ऑक्सलेट के साल्ट होते हैं। इसी तरह एक शब्द सुना होगा नेफ्राइटिस। नेफ्रॉस स्वयं किडनी को कहते हैं। पूरे किडनी में सूजन आ जाए, हम तो कहते हैं किसी के नाम में आइटिस लगा दो, तो इसका मतलब ही
होता है इन्फ्लेमेशन, अरे भाई फायरिंग्स में आ जाए फायरिंजाइटिस, ब्रेन में आ जाए इंसेफ्लाइटिस, लैरिंग्स में आ जाए लैरिंजाइटिस, आर्थरस पे आता है आर्थराइटिस, और नेफ्रॉस में आ जाए नेफ्राइटिस। तो पूरे किडनी में जब सूजन आ जाती है तो उसको नेफ्राइटिस या ब्राइट्स डिजीज कहते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स को यही हो गई थी, ब्राइट्स डिजीज। लेकिन अगर एक बोमेन कैप्सूल में अर्थात एक मेल्पिगन बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहा जाता है ना। इसी तरह जब हमने तुम्हें पहले दिन फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन पढ़ाई थी, उस दिन कहा था कि अगर कि जो लिवर होता था यही यूरिया बनाता था ना, ऑर्निथिन साइकिल द्वारा यूरिया बना बना के यहाँ रिलीज छोड़ देता था इन्फीरियर वेना कैवा में। यहाँ से जो वेन निकलती थी उसको हेपेटिक वेन कहा था, तभी कहा था मैक्सिमम यूरिया कंसंट्रेशन इसी हेपेटिक वेन में होता था। उस दिन ये भी कहा था कि अगर किसी इंसान का लिवर खराब हो जाए तो इधर से यूरिया आना बंद हो जाएगी, ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ेगी, अमोनिया की, उस दिन कहा था। लेकिन सोचो ये ब्लड यहाँ आया, लाल वाला ब्लड, मान लो लिवर टनाटन है और यहाँ से ब्लड आया, यूरिया रिच ब्लड आया, और किडनी काम करना बंद कर दे, किडनी फेल हो जाए। किडनी का काम क्या होता है, ब्लड को छान छान के गंदगी को बाहर निकालना। मान लो दोनों किडनी खराब हो गए तो जो भी यहाँ ब्लड के रास्ते से यूरिया आई वो 100% यूरिया लौट के वापस चली जाएगी, तो ब्लड में जब रोज रोज यूरिया आएगी तो किडनी फेलियर में क्या हो जाएगा, ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ेगी, अर्थात यूरेमिया हो जाएगी। बात समझो ना। अब क्या करें, तो तुम भी जानते हो कि साइंस का यही काम होता है कि अगर उसको फैक्ट पता चल जाए तो उसका फिर हम लोग क्या करते हैं, विकल्प निकाल लेते हैं। तो किडनी का काम था ब्लड को छानना, वैज्ञानिकों ने नकली किडनी बना लिए, आर्टिफिशियल किडनी बना लिए। कहा तो जो काम भगवान करते हैं वो नेचुरल कहलाता है, जो साइंटिस्ट या इंसान करता है वो आर्टिफिशियल कराता है। तो वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल किडनी बनवा लिए, उससे ब्लड छनवाना शुरू कर दिया, और ब्लड छनवाने को कहते हैं हीमोडायलिसिस कहते हैं। क्या किया गया इस किडनी इसमें, तो तुम समझो बात को। जैसे तुमने कभी केमिस्ट्री में बड़े बड़े कंडेंसर सुने हों, ऐसे हमने टैंक लिया, ठीक है, और इस टैंक में क्या किया, एक हमने ऐसे पाइप फिट कर दिया, ऐसे एक पाइप फिट कर दिया। ये पाइप बांसुरी जैसा समझो, जैसे बांसुरी में छेद होते हैं ना, इस या कूलर में जो पाइप फिट करते हो उनमें महीन महीन पोर होते हैं, इसकी दीवार पोरस होती है, अभी बताएंगे। और फिर यहाँ ऐसे खूब सारे पाइप लगा दिए। भाई जितने ज़्यादा पाइप लगाओगे उतना ज़्यादा सरफेस एरिया हो जाएगा, तो छानने में उतनी आसानी हो जाएगी। ये सारे पाइप आपस में चलो हमने ऐसे जोड़ दिए, ठीक है, पोरस पाइप है। और इनके ऊपर हमने क्या किया, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चिपका दी, क्योंकि बायो मेम्ब्रेन सेमी परमेबल या सेलेक्टिवली परमेबल होती है, अर्थात इसके ऊपर सेलोफेन मेम्ब्रेन लगा दी, ठीक, सेलोफेन मेम्ब्रेन लगा दी। और इस अब बना सकते थे, लेकिन चलो इसी को बाहर निकाले दे रहे। अब क्या किया गया, तो सेलोफेन, इसलिए कभी सेलोफेन मेम्ब्रेन चिपका दी इसके ऊपर, जिससे ये दीवार, लोहे की दीवार सेमी परमेबल जैसा बिहेव करे। अब हमने क्या किया, इसमें एक तरफ से ब्लड भेजा। देखो जब भी किसी इंसान के शरीर से ब्लड निकाला जाता है तो ऐसे तो हम लोग जो है ब्लड प्रेशर हाई होता है आर्टरी में, ठीक है, तो आर्टरी से ब्लड निकाल लिया, किसी शरीर के खून के पाइप से निकाला ब्लड, और यहाँ से ब्लड निकाल के इसी में भेज दिया। थोड़ा सा प्रेशर मेंटेन है इसलिए यहाँ पंप लगा सकते हो। और तुम भी जानते हो ह्यूमन बॉडी का ब्लड बाहर निकलते ही जम जाता है, कोगुलेट कर जाता है, कोगुलेशन नहीं होने देता है कौन, हेपेरिन, तो थोड़ा सा इसमें हेपेरिन भी मिला देंगे। और फिर बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो इसको क्या है, ठंडवा के भेजा जाता है, लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मशीन भेजा जाता है। इधर मशीन में क्या किया, एक हमने एक फ्लूइड आर्टिफिशियली तैयार किया। इस फ्लूइड का केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल वैसे ही रखा जाता है जैसे ब्लड में है, इसमें उतने ही % ग्लूकोज, उतने ही % मिनरल, सब कुछ वैसे ही रखा जाता है। बस एक चीज़ नहीं होती, क्या, यूरिया, अर्थात नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ये वाला फ्लूइड हमने नीचे से इसमें इंटर कराया, तो ये भरते हुए पूरा टैंक ऐसे फुल हो जाएगा। इसको हीमोडायलाइजिंग फ्लूइड कहते हैं। ये ट्यूब्स इसी में डूब जाएंगी, डिप हो जाएंगी ना, तो इस तरह से। अब क्या होगा, तो जैसे जैसे, और ये मत भूलना कि ये सेलोफेन ट्यूब्स कह दो इनको, ये जैसे जैसे यहाँ ब्लड यहाँ से गुजरा तो ब्लड में यूरिया बहुत सारी है, इस फिल्ट्रेट में, इस फ्लूइड में, हेमोडायलिसिस फ्लूइड में है नहीं, तो हायर से लोअर की तरफ दुनिया की चीज जाती है, नतीजा यूरिया निकल के यहाँ आ जाएगी। और इस तरह से यहाँ से जब भी ये ब्लड गुजरेगा तो शुद्ध हो जाएगा, और इस ब्लड को शरीर की किसी वेन में भेज देंगे वापस। वेन में भेजने से पहले यहाँ प्रेशर भी मेंटेन करेंगे, कहीं अगर हवा के बुलबुले ना आ गए हों, एयर बबल्स ना आ गए हों, उसका भी ख्याल रखेंगे। जो हेपेरिन मिलाया था एक्स्ट्रा, उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए एंटी हेपेरिन भी मिला देंगे, और इस बॉडी टेम्परेचर तक हीट करने के बाद इसको बॉडी में भेज देंगे। इस तरह से यहाँ से अच्छा नया हीमोडायलिजिंग फ्लूइड भेजते
निकलेंगे और बाहर से इधर निकलता रहेगा, पुराना वाला इधर गंदा वाला निकलता रहेगा, लेकिन यहाँ से जो निकल के आएगा वो यूरिया रिच हो जाएगा। बात होता ना, इस तरह से हीमोडायलिसिस करा के हम अपने ब्लड को छान सकते हैं। इस मशीन का नाम क्या था? आर्टिफिशियल किडनी। बात लेकिन ये है कि ऐसे कब तक मशीन से छनवाओगे ब्लड? और फिर होता क्या, मान लो कोई बुजुर्ग आदमी है और उनका कोई बेटा नौकरी पेशा में है, तो वो ड्यूटी करने जाए कि रोज रोज अस्पताल भागे, तो ये इसका परमानेंट इलाज नहीं है। इससे मरीज की मुसीबत को कुछ परसेंट टाला जा सकता है। परमानेंट इलाज तो यही है कि तुम अपना किडनी दान कर दो उनको, किडनी ट्रांसप्लांट करवा दो अपने बाबा के पास, होता ना, ये इसका परमानेंट इलाज होता है। क्योंकि ये महंगा भी पड़ता है और टाइम भी खराब होता है और बार बार कराना पड़ता है। तो अल्टीमेट ट्रीटमेंट क्या होता है रीनल फेलियर का? रीनल ट्रांसप्लांटेशन। तो ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। कुछ जो है एडिशनल पॉइंट होंगे अपने पढ़ लेना, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो भी है।